ओके ठीक है, हो गया डन। यस सर। हाँ सर। ओके ओके चलो लेट्स स्टार्ट द क्लास। ओके सो लास्ट लेक्चर में हम बेसिकली कुछ फॉर्मूलेस के बारे में डिस्कस कर रहे थे, जैसे हमने कंडेंस फॉर्मूला का देखा था, एक्सपेंडेड फॉर्मूला का देखा था, तो वो सब इंपॉर्टेंट थे। वो सबसे उसमें जो द मोस्ट इंपॉर्टेंट था दैट इज बॉन्ड लाइन फॉर्मूला। ओके बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर फॉर्मूला, ठीक है। तो आई होप वो तुम सबको अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो अभी नेक्स्ट मूव करेंगे। नेक्स्ट इसमें एक फॉर्मूला और करना है हमें, दैट इज जनरल फॉर्मूला। ओके जनरल फॉर्मूला, ठीक है। जनरल फॉर्मूला, अब ये जनरल फॉर्मूला बेसिकली क्या होता है, जैसे देखो भाई, जनरल फॉर्मूला क्या होता है, जैसे कि मैं बात करूं अल्केन के लिए, तो अल्केन के लिए अगर मैं जनरल फॉर्मूला के लिए बात करूं तो वो होता है CnH2n+2। अब इसका मीनिंग क्या है, देखो भाई, अगर हमें अल्केन्स का कोई भी जनरल फॉर्मूला डिराइव करना है तो हम उससे सिंपली डिराइव कर सकते हैं बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला। ओके एक तो यार ये अभी ना ये लेट आते हैं ना जो, दे कॉज डिस्टर्बेंस टू द क्लास, चलो छोड़ो। अल्केन देखो, अल्केन का ये जो जनरल फॉर्मूला है दैट इज CnH2n+2, तो इस फॉर्मूले की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, हम किसी भी अल्केन के फॉर्मूले को डिराइव कर सकते हैं अगर हमें नंबर ऑफ कार्बन एटम्स पता है। यहाँ पे बेसिकली n क्या है, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, ठीक है। n अगर यहाँ पे लिखना होगा तो क्या है, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, ठीक है। n यहाँ पे क्या है, नंबर ऑफ कार्बन एटम। तो जैसे मान लो 8 कार्बन के अल्केन का हमें डायरेक्टली फॉर्मूला चाहिए कि एक कोई अल्केन है जिसमें 8 नंबर ऑफ कार्बन एटम्स है, ठीक है। तो एग्जांपल के तौर में देखें कि कोई अल्केन है जिसमें 8 नंबर ऑफ कार्बन एटम्स है, तो डायरेक्टली उसका फॉर्मूला चाहिए, तो हम कैसे कर सकते हैं, C तो 8 हो ही जाएगा, यहाँ पे 2 पुट करेंगे तो 4 + 2, ठीक है। तो क्या बोलते हैं, सॉरी 8 पुट करेंगे तो 8 2 16, 16 + 2 18, तो H यहाँ पे क्या आ जाएगा, H18 आ जाएगा, ठीक है। तो सिंपली कोई भी, अब देखो इसको तुम वेरीफाई कर सकते हो, कंडेंस फॉर्मूला लिख के वेरीफाई कर लो, चाहे बॉन्ड लाइन फॉर्मूला लिख के वेरीफाई कर लो। जैसे मैं इसको लिखूंगा CH3 CH2 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 एंड CH3, तो यहाँ पे तुम देख सकते हो 8 कार्बन एटम्स लिए हैं मैंने, और हाइड्रोजन काउंट कर सकते हो, हाइड्रोजन इसमें कितने बनेंगे, 18 हाइड्रोजन बनेंगे, ठीक है। तो डायरेक्टली अब हम हर टाइम पे काउंट नहीं करने बैठेंगे ना, तो हमने क्या किया, एक फॉर्मूला डिराइव कर दिया कि ये हमें हाइड्रोजन काउंट ना करने पे हम डायरेक्टली ये फॉर्मूला अप्लाई करके वी कैन कैलकुलेट, ठीक है, जनरल फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड, ठीक है। हम उसका जनरल फॉर्मूला एक निकाल दें कि भाई एक जनरल फॉर्मूला हमने बना दिया अल्केन का, और उसकी हेल्प से हम बेसिकली इसको डिराइव कर सकते हैं, इसके मॉलिक्यूलर फॉर्मूले को, ठीक है। तो ये चीज है, तो अल्केन्स का जैसे जनरल फॉर्मूला ये होता है, बट बात करूं अगर अल्कीन की, ठीक है, अल्कीन की बात करूं तो अल्कीन का जो जनरल फॉर्मूला होता है दैट इज CnH2n, ठीक है। हाइड्रोजन कम हो गए, अब ऑब्वियसली डबल बॉन्ड आएगा तो हाइड्रोजन तो कम होंगे ही ना, क्योंकि डबल बॉन्ड आएगा तो वैलेंसी तो डबल बॉन्ड से कुछ कंप्लीट हो जाएगी, तो हाइड्रोजन कम हो जाएंगे, तो इसलिए अल्कीन का जो जनरल फॉर्मूला होता है दैट इज सिंपली CnH2n, साइड में हमें +2 लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अल्काइन का अगर जनरल फॉर्मूला देखूंगा तो अल्काइन का जनरल फॉर्मूला जो होता है दैट इज CnH2n-2, और 2 हाइड्रोजन कम हो गए क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड आ जाता है, अल्काइन में क्या होता है, ट्रिपल बॉन्ड होता है, तो उस वजह से और हाइड्रोजन कम हो गए, ठीक है। तो इसका जनरल फॉर्मूला ये होता है CnH2n-2। अब इसमें ना और भी चीजें होती हैं जो कि हम फर्दर पढ़ेंगे, जैसे कि अल्कोहल होता है, अल्कोहल ये सब फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं, ठीक है ना। एक सेकेंड, अल्कोहल हो गया, ठीक है, ईथर हो गया, अल्डेहाइड हो गया, ये सब फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं, इनके बारे में हम बाद में डिटेल में पढ़ने वाले हैं। बट जनरल फॉर्मूला में जस्ट थोड़ा सा फॉर्मूला के बारे में देख रहे हैं, वैसे तो डिटेल में ही आएंगे, पर जैसे मैं अल्कोहल की बात करूंगा, अल्कोहल जो होता है वो होता है ROH। अब तुम सोचोगे ये R क्या है, ये R सिंपली क्या है,
रिंग है, सॉरी रिंग नहीं है, आर जो है इसको अल्काइल चेन बोलते हैं। ये जो आर होता है ना, ये सिंपली क्या होता है, अल्काइल चेन। अल्काइल चेन का क्या मतलब है यहाँ पे, अल्काइल चेन का सिंपली मतलब है कि आर यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, जैसे CH3 CH2 CH2, मतलब कुछ भी हो सकता है। ये ऐसी कोई भी चेन हो सकती है, किसी भी तरह की चेन हो सकती है ऐसे कार्बन कार्बन की, तो उसको सिंपली हम आर बोल देते हैं। ठीक है, तो अल्कोहल का जो जनरल फॉर्मूला होता है वो सिंपली क्या होता है, CnH2n+2, तो साथ में ऑक्सीजन आ गया। देखो, क्योंकि अल्कोहल में कोई डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड तो आया नहीं है, तो सिंपली जो जनरल फॉर्मूला बनेगा वो जैसा ही अल्केन का जनरल फॉर्मूला था डिट्टो वैसा ही है, बस साथ में ऑक्सीजन आ गया एक। ठीक है ना, साथ में एक ऑक्सीजन आ गया और तो कुछ नहीं हुआ। ठीक है, इसको एक तरीके से और भी लिख सकते हो, इसी अल्कोहल के जनरल फॉर्मूले को एक तरीके से और भी लिखा जा सकता है। कैसे, CnH2n+1OH, एक हाइड्रोजन उठा के O की तरफ ले आए। ठीक है, इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है। तो कोई डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड तो आया नहीं है, ठीक है, सिर्फ ऑक्सीजन ही आया है साइड में। ठीक है, बस तो सेम जनरल फॉर्मूला अल्केन के जैसा ही है, बस ये थोड़ा सा चेंज हुआ है इसमें। ऐसे भी हर फंक्शनल ग्रुप का होता है, जैसे वैसे तो फंक्शनल ग्रुप जब पढ़ेंगे ना हम डिटेल में, अभी मैं सब फंक्शनल ग्रुप्स का नहीं बताऊंगा, क्योंकि एक बार जब हम फंक्शनल ग्रुप पढ़ लेंगे ना, तो उसका जनरल फॉर्मूला तुम खुद ही डिराइव कर लोगे। ठीक है, तो जब मैं फंक्शनल ग्रुप्स कराऊंगा तो उसके साथ फिर मैं तुम्हें ये काम भी दूंगा कि तुम इसके जनरल फॉर्मूलेज भी लिखो। ठीक है, तो फिलहाल कुछ के लिख लेते हैं ताकि तुम्हें थोड़ा आइडिया हो जाए। जैसे कि भाई अगर बात करूं ईथर की, ईथर क्या होता है, ईथर इज एक्सक्यूज आर मी ओ। सर। हाँ हाँ बोलो। सर वो आपने थर्ड क्या लिखा है अल्कीन के बाद? अल्कीन के बाद, हाँ सर। अल्कीन के बाद लिखा है अल्काइन, अल्काइन। यहाँ पे ई की जगह पे सिर्फ वाई है। ठीक है, अल्कीन के बाद अल्काइन है। ईथर, ठीक है, ईथर का जो जनरल फॉर्मूला होता है, ईथर क्या होता है, ROR। फिर से बोल रहा हूँ कि फंक्शन ग्रुप में दिक्कत मत क्रिएट करना, क्योंकि ये हम बाद में डिटेल में पढ़ने वाले हैं, बट अभी जनरल फॉर्मूले में आ रहा है तो इसलिए थोड़ा सा बता रहा हूँ मैं। ROR, आर फिर से वो कोई भी अल्काइल चेन हो सकती है, ROR। ठीक है, ईथर, इसका जो जनरल फॉर्मूला होगा वो भी सिंपली वैसे ही होगा, CnH2n+2 साथ में ऑक्सीजन। जैसा अल्कोहल का जनरल फॉर्मूला था इसका भी वैसे होगा, कोई फर्क नहीं होगा ज्यादा। नेक्स्ट बात करें अगर अल्डेहाइड की, तो अल्डेहाइड जो है उसका जो अल्डेहाइड क्या होता है, RC डबल बॉन्ड OH, इसको बोलते हैं अल्डेहाइड। RC डबल बॉन्ड OH, ये होता है अल्डेहाइड। अब ये RC डबल बॉन्ड OH जो अल्डेहाइड है, इसका जो जनरल फॉर्मूला होता है वो थोड़ा सा चेंज हो जाता है। वो क्या है, CnH2nO। क्योंकि यहाँ पे देखो, ध्यान से देखो, यहाँ पे हाइड्रोजन कम हुए हैं। यहाँ पे हाइड्रोजन क्यों कम हुए हैं, क्योंकि यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया। तो डबल बॉन्ड आने की वजह से तुम्हें पता है हाइड्रोजन तो कम होंगे, इसलिए इसका फॉर्मूला कुछ हद तक अल्कीन जैसा है, क्योंकि एक डबल बॉन्ड आ गया। ठीक है ना भाई, तो कीटोन का देखूं अगर मैं, कीटोन क्या होता है भाई, कीटोन इज आर RC डबल बॉन्ड OR, ये होता है कीटोन। इसका जनरल फॉर्मूला जो होगा दैट इज, ये भी उसी तरह का होगा, CnH2nO। ठीक है, तो एक और देख लेते हैं लास्ट, इसको बोलते हैं हम कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड, इसका जो फॉर्मूला होता है वो किस तरह से होता है, RC डबल बॉन्ड OOH। ठीक है, RC डबल बॉन्ड O और उसी कार्बन पे OH भी लगा हुआ। इसका जो जनरल फॉर्मूला होगा वो इस तरह का होगा, CnH2nO2। अब देखो डबल बॉन्ड तो एक ही डबल बॉन्ड आया है इसमें भी, डबल बॉन्ड तो एक ही आया है, बट तो हाइड्रोजन तो वही दो कम हो गए, बट यहाँ पे ऑक्सीजन दो है, एक ये ऑक्सीजन है, एक ये ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन यहाँ पे दो आ गए। ठीक है, तो ये रीजन है बेसिकली इसका। तो ये कुछ जनरल फॉर्मूला हमने देख लिया कुछ कंपाउंड्स का। बेसिकली हम उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला डिराइव करने के लिए, अगर हमें नंबर ऑफ कार्बन एटम्स पता हो तो हम किसी भी मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला डिराइव कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ इट्स जनरल फॉर्मूला।
तो ये कुछ फंक्शन ग्रुप्स का भी देख लिया। फंक्शन ग्रुप सबको नहीं मैं डिस्कस करूंगा अभी, ठीक है, कुछ को कर सर लिया है। अल्कोहल और ईथर का फॉर्मूला सेम कैसे होगा? सेम हो गया ना, देखो भाई, क्योंकि कोई डबल बॉन्ड यहाँ भी नहीं है, डबल बॉन्ड यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी एक ऑक्सीजन है, यहाँ भी एक ऑक्सीजन है, इस वजह से सेम हो गया, ठीक है ना। ओके। अब तुम्हें लग रहा होगा, तुम्हें ऐसे देखने से लग रहा होगा कि भाई यहाँ पे हाइड्रोजन कुछ और हो सकते हैं, यहाँ पे हाइड्रोजन कुछ और हो सकते हैं, पर अगर तुम कोई भी एग्जांपल लेके देख रहे हो, इसका भी कोई 3 कार्बन का बना के देख लेना, इसका भी कोई 3 कार्बन का बना के देख लेना, सेम ही बनेगा, ठीक है। और आगे ना अभी हम जस्ट इस टॉपिक के बाद एक टॉपिक पढ़ने वाले हैं, दैट इज डीयू, जिसकी हमने कल भी बात की थी, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन एक बार पढ़ लोगे ना, तो ये जनरल फॉर्मूला फिर बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। अगर तुम्हारी डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन पे पकड़ बन जाएगी ना, जब डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन अच्छे से समझ आ गया, तो फिर ये जनरल फॉर्मूला बनाना खेल हो जाएगा हमारे लिए। अभी थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकती है, तुम सोच सकते हो ये कैसे हो सकता है, वो कैसे हो सकता है, बट एक बार हम डीयू पढ़ लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। क्लियर है, बोलो यहाँ तक, किसी को कोई डाउट? यस सर। क्लियर है ना, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। डन, आगे बढ़े। यस सर। ठीक है भाई, सर 1 मिनट स्क्रीनशॉट लेना है। हो गया। सर 1 मिनट। डन सर। डन, ठीक है। ठीक है, तो एक काम करते हैं ना, इसको थोड़ा सा अभी छोड़ देते हैं, इस पर्टिकुलर चीज को अभी यहाँ पे ही, ठीक है। क्योंकि देखो एक बार डीयू पढ़ लेंगे ना अच्छे से, जब मैं डीयू तुम्हें पढ़ा दूंगा ना, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, तो इस टॉपिक को फिर से थोड़ा सा छेड़ेंगे तब, ठीक है, इसको फिर से डिस्कस करेंगे, और इसमें कुछ मैं एग्जांपल्स भी कराऊंगा, बट मैं चाहता हूँ कि एक बार डीयू तुम अच्छे से पढ़ लो, ठीक है, उसके बाद इसको थोड़ा सा और अच्छे से कर लेंगे, ठीक है। तो इसको अभी यहाँ पे छोड़ते हैं इस टॉपिक को। आगे जो हम टॉपिक नेक्स्ट जो टॉपिक है, दैट इज डिग्री ऑफ कार्बन, डिग्री ऑफ कार्बन। अब ये सिंपल ही टॉपिक है, ठीक है। इसमें क्या होता है ना, 4 तरह की डिग्रीज हो सकती हैं कार्बन की। एक तो पहली तो हो सकती है प्राइमरी, फर्स्ट इज प्राइमरी, प्राइमरी को हम 1 डिग्री भी बोलते हैं, प्राइमरी को हम 1 डिग्री कार्बन भी बोलते हैं। तो 1 डिग्री कार्बन किसको बोलते हैं? कार्बन एटम्स विच इज अटैच्ड विद वन अनदर कार्बन एटम, ठीक है। जैसे कि इसमें मैं लिखाऊंगा नहीं, डायरेक्टली एक्सप्लेन कर देता हूँ। जैसे ये है, इसमें ये दोनों कार्बन 1 डिग्री कार्बन है, इसको भी मैं 1 डिग्री बोल सकता हूँ, इसको भी मैं 1 डिग्री बोल सकता हूँ। मतलब जो कार्बन एटम सिर्फ एक और कार्बन एटम से अटैच है, फिर से सुन लो, जो कार्बन एटम सिर्फ एक और कार्बन एटम से अटैच है, उस कार्बन एटम को हम प्राइमरी कार्बन या फिर 1 डिग्री कार्बन बोलते हैं, ओके। जैसे कि मैं सेकंड यहाँ पे तुम्हें सेकेंडरी के बारे में बताऊं, सेकेंडरी कार्बन, इसको 2 डिग्री भी बोलते हैं, ठीक है। सेकेंडरी 2 डिग्री कार्बन, इसको 2 डिग्री बोल। इसमें मैं सिंपली एग्जांपल के जरिए तुम्हें समझाऊंगा। वो कार्बन जो 2 और कार्बन एटम से डायरेक्टली अटैच हो, वो कार्बन जो कोई दोनों 2 और कार्बन से डायरेक्टली अटैच हो, दैट कार्बन इज कॉल्ड सेकेंडरी कार्बन और 2 डिग्री कार्बन। तो इस पर्टिकुलर कंपाउंड में मैं इस वाले कार्बन को 2 डिग्री कार्बन बोल सकता हूं, बिकॉज दिस कार्बन इज अटैच्ड टू 2 अनदर कार्बन एटम्स, ओके। बट अगर मैं इसकी बात करूं, ये तो 1 डिग्री है और ये भी क्या है 1 डिग्री, क्योंकि ये तो डायरेक्टली एक ही कार्बन से अटैच है और ये भी डायरेक्टली एक, बट ये कार्बन डायरेक्टली 2 और कार्बन एटम से अटैच है, तो इसको बोलते हैं 2 डिग्री और सेकेंडरी। थर्ड अगर बात करूं, दैट इज उसको बोलते हैं टर्शरी, टर्शरी या फिर 3 डिग्री कार्बन, टर्शरी या फिर 3 डिग्री कार्बन।
ठीक है भाई, तो इसमें आई थिंक तुम समझ ही गए होगे। अब मैं सीधा डायरेक्टली एग्जांपल ही बताता हूँ, तुम जल्दी से तुम्हें समझ आ ही जाएगा। इसमें बताओ किस कार्बन को मैं 3 डिग्री कार्बन बोल सकता हूँ? CH3। इस वाले कार्बन को, है ना। बट ये भी 1 डिग्री है, ये भी 1 डिग्री है, ये भी 1 डिग्री है। तो वो कार्बन एटम विच इज डायरेक्टली अटैच्ड टू 3 अदर कार्बन एटम्स, दैट कार्बन इज कॉल्ड 3 डिग्री कार्बन एटम। उस कार्बन को हम 3 डिग्री कार्बन एटम बोलेंगे जो डायरेक्टली 3 और कार्बन एटम से अटैच। तो ये 3 डिग्री कार्बन है, बट ये भी 1 है, ये भी 1 है, ये भी 1। ठीक है, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, दैट इज क्वाटर्नरी। क्वाटर्नरी उसको बोलेंगे 4 डिग्री कार्बन। ठीक है, ये छोटी छोटी चीजें हैं जो हमें बाद में हेल्प करेंगी, ये हमें पता होनी चाहिए। नॉट वेरी इंटरेस्टिंग बट वी शुड नो ऑल दीज थिंग्स। ओके, तो इसमें भी मैं ऐसा कुछ स्ट्रक्चर बना सकता हूँ। ठीक है, तो इसमें ये जो सेंटर वाला कार्बन एटम है इसकी डिग्री क्या है भाई? 4 डिग्री। इट इज क्वाटर्नरी कार्बन, क्योंकि ये डायरेक्टली अटैच है 4 और कार्बन एटम से। ठीक है, तो इसको क्वाटर्नरी कार्बन बोल सकते हैं। बट बाकी सब कार्बन की बात करूं तो वो बाकी सब के सब कार्बन क्या है? 1 डिग्री, 1 डिग्री एंड 1 डिग्री। सबको समझ आ गया डिग्री ऑफ कार्बन? किसी को डाउट तो बोलो, किसी को कोई डाउट है तो बताओ। सर फिर मीथेन में क्या होगा? क्या? मीथेन में जो कार्बन है उसकी डिग्री क्या होगी? उसको क्या ही डिफाइन करेंगे, उसको डिफाइन ही नहीं कर सकते उसकी डिग्री। ठीक है ना, बोलने को कई 1 बोल देते हैं बट उसके पीछे कोई लॉजिक नहीं बनता ना। ठीक है, ठीक है भाई, आगे बढ़े। यस सर। 2 मिनट। स्क्रीनशॉट ले लो इसका। बढ़े आगे। बढ़े आगे भाई। हाँ सर। Yes, sir. चलो, नेक्स्ट जो है दैट इज, छोटी छोटी चीजें हैं बट हमें पता होनी चाहिए, मैं फिर से बोल रहा हूँ। नेक्स्ट इज डिग्री ऑफ हाइड्रोजन। डिग्री ऑफ हाइड्रोजन, अब इसमें भी वैसा ही है सीन, कुछ ज्यादा फर्क नहीं है। सबसे पहले वही बात करेंगे प्राइमरी हाइड्रोजन की, दैट इज 1 डिग्री। अब प्राइमरी हाइड्रोजन किसको बोलेंगे? हाइड्रोजन विच इज अटैच्ड टू, सॉरी, हाइड्रोजन विच इज अटैच्ड एट 1 डिग्री कार्बन। जो हाइड्रोजन 1 डिग्री कार्बन के साथ अटैच्ड है उसको हम 1 डिग्री हाइड्रोजन बोल देते हैं, सिंपल। जो जो हाइड्रोजन 2 डिग्री कार्बन के साथ अटैच्ड है उसको 2 डिग्री हाइड्रोजन बोल देते हैं। जो 3 डिग्री हाइड्रोजन के साथ सॉरी जो 3 डिग्री कार्बन के साथ अटैच्ड है उसको 3 डिग्री हाइड्रोजन बोल देते हैं। जैसे इसमें मैं देखूं CH3, CH3। ओके, तो ये पर्टिकुलर कंपाउंड में अगर मैं तुमसे पूछूं कि तुम बताओ कि टोटल 1 डिग्री हाइड्रोजन कितने हैं इसमें, तो कोई बता सकता है अभी? 6 है ना, क्योंकि ये कार्बन क्या है? 1 डिग्री। ये कार्बन क्या है? 1 डिग्री। प्राइमरी हाइड्रोजन क्या है? वो हाइड्रोजन जो 1 डिग्री कार्बन के साथ अटैच्ड है। तो इसके साथ भी 3 हाइड्रोजन है, इसके साथ भी 3 हाइड्रोजन है। ये भी 1 डिग्री हाइड्रोजन है, ये भी क्या है? 1 डिग्री हाइड्रोजन है। ठीक है, तो टोटल जो 1 डिग्री हाइड्रोजन आ जाएंगे वो 6 आ जाएंगे। सर हाँ बोलो। हाँ बोलो भाई। सर मिडल वाला जो कार्बन है उसमें 2 हाइड्रोजन होंगे। हाँ सॉरी, वैलेंसी का हो जाता है कई बार आगे पीछे, क्या करें। चलो,
नेक्स्ट अगर बात करूं, आई थिंक ये समझ ही गए होगे, तो अब तुम जल्दी से निपटाते हैं इसको। बात करेंगे सेकेंडरी की। तो सेकेंडरी का मतलब समझ ही गए होगे अब तुम। एक छोटा सा ऐसा कुछ बना लेता हूं। तो इसमें बता दो मेरे को कितने टोटल सेकेंडरी हाइड्रोजन है जल्दी। फास्ट। 4। 4। तो ये कार्बन 1 डिग्री, ये कार्बन 2 डिग्री, ये कार्बन 3 डिग्री है, ये कार्बन 2 डिग्री, ये कार्बन 1 डिग्री, और ये कार्बन भी। एक सेकेंड। ठीक है, ये 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, एंड ये भी क्या है 1 डिग्री। तो सबसे पहले हमें 2 डिग्री वाले कार्बन ढूंढने मिल गए। अब इस कार्बन के पास भी 2 हाइड्रोजन होते हैं, इस कार्बन के पास भी 2 हाइड्रोजन, तो टोटल जो 2 डिग्री हाइड्रोजन आ जाएंगे वो कितने आ जाएंगे, 4 आ जाएंगे। बिल्कुल सही बोला था। ठीक है। थर्ड अगर बात करें, दैट इज टर्शरी, दैट इज 3 डिग्री हाइड्रोजन। तो भाई कोई भी ले लो, कुछ भी एग्जांपल उठा लो। तो इसमें कितने 3 डिग्री हाइड्रोजन है, 1। 1। क्योंकि यही सिर्फ कार्बन 3 डिग्री है और इसमें एक ही हाइड्रोजन है, तो इसमें एक ही 3 डिग्री हाइड्रोजन है। अच्छा, इसमें 4 डिग्री हाइड्रोजन होगा या नहीं होगा? नहीं होगा। 4 डिग्री हाइड्रोजन हो ही नहीं सकता, बिकॉज 4 डिग्री कार्बन कौन सा होता है, जो और 4 कार्बन एटम से अटैच होता है। तो उस कार्बन की वैलेंसी और कोई फ्री होगी नहीं, तो इसलिए वहां कोई हाइड्रोजन अटैच नहीं हो सकता, इसलिए हम 4 डिग्री हाइड्रोजन की बात नहीं कर सकते। तो यही 3 केसेस बनेंगे हाइड्रोजन के लिए। क्लियर सबको, कोई डाउट? नो सर। ठीक है, चलो एक दो एग्जांपल करते हैं इसकी, एंड स्क्रीनशॉट लो जल्दी से इसका। हो गया, आगे बढ़े। यस सर। ओके, एक दो एग्जांपल करते हैं फिर मूव करते हैं। इसमें क्या करना है ना, तुम्हें तुम्हें बताना है, बताता हूँ क्या क्या बताना है, 1 मिनट रुको। तो इसमें तुम्हें टोटल 1 डिग्री कार्बन कितने हैं, 2 डिग्री कार्बन कितने हैं, 3 डिग्री कार्बन कितने हैं, 4 डिग्री कार्बन कितने हैं, और फिर तुम्हें ये भी बताना है कि 1 डिग्री हाइड्रोजन कितने हैं, 2 डिग्री हाइड्रोजन कितने हैं, और 3 डिग्री हाइड्रोजन कितने हैं। ठीक है, ये सब डिटेल्स बतानी है, जल्दी करो। ये 2 ही कर लो, बहुत है। चलो एक ये और कर लो। ठीक है, इन तीनों में ये सब चीजें बतानी है।
और जब भी लेक्चर अटेंड कर रहे हो मेक श्योर कि तुम सब कॉपी पेन लेके बैठे हुए हैं, ठीक है। काम चोरी मत करना अपने साथ कभी भी, ठीक है ना, क्योंकि अगर तुम काम चोरी अपने साथ काम चोरी अपने काम के साथ काम चोरी करोगे तो जो कल को रिजल्ट आएंगे वो तुम्हारे साथ काम चोरी करेंगे फिर, ठीक है। सिंपल सा रूल है इस नेचर का। नेचर को जो दोगे नेचर तुम्हें वापस वही देगा, ये याद रखना, ठीक है। डन सर। हो गया, ठीक है। आई थिंक सिंपल था, कुछ खास नहीं है। 1 डिग्री हाइड्रोजन इसमें कितने होंगे? 4। वेरीफाई कर सकते हो आंसर, इसमें 3, इसमें 2, इसमें 1। हाइड्रोजन तो फिर गिन ही सकते हो। 12, 6, 2। वेरीफाई करो, सही है। यस सर। हाँ सर। किसी को कोई डाउट तो नहीं है ना? मतलब सिंपल है ना, आई थिंक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इसमें, ठीक है। इसमें अगर बात करूं तो 1 डिग्री कार्बन जो है इसमें है 6, 2 डिग्री है 0, बाकी सब 3 डिग्री 0 और 4 डिग्री कितने भाई? 3। बोलो। 3। वेरी गुड। हाइड्रोजन तो आई थिंक गिन ही सकते हो, इतनी कोई दिक्कत नहीं है हाइड्रोजन में। इसमें 1 डिग्री कार्बन 5, 2 डिग्री है 1, बाकी सब 1 1 है ना। 3 डिग्री भी 1 और 4 डिग्री भी 1, ठीक है भाई। क्लियर, हाइड्रोजन तो गिन लोगे आई थिंक, उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। सर हाँ सर हम हाइड्रोजन तो ऐसे भी गिन सकते हैं ना कि जितने 1 डिग्री कार्बन है मल्टीप्लाइड बाय 3। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मैं बोलने वाला था ये बात। वो तो अंडरस्टूड ही है ना भाई। हाँ, जो 1 डिग्री होगा ऑब्वियसली वो एक और कार्बन के साथ अटैच्ड है और उसके पास 3 हाइड्रोजन तो हो गई, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो। हाँ, ऐसे ही करने हैं, और हम यहाँ पे स्ट्रक्चर में थोड़ी कैलकुलेट करने बैठ जाएंगे, ऐसे करेंगे, ठीक है। तो इसमें 2 डिग्री में ऑब्वियसली, ठीक है ना, कर सकते हो ऐसा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आगे बढ़े, स्क्रीनशॉट ले लो। यहाँ तक कोई दिक्कत है तो बताओ, बढ़े आगे। यस सर। यस सर। So next we will discuss the most important topic of this chapter, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। और पूरी ऑर्गेनिक में ये कहीं ना कहीं तुम्हें हेल्प करेगा। डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, ठीक है। डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन अच्छे से क्लियर कर लेना इसको, क्योंकि ये पूरी ऑर्गेनिक में कहीं ना कहीं आ ही जाएगा तुम्हारे सामने और तुम्हें बार बार तंग करेगा अगर तुमने अच्छे से नहीं समझा, ठीक है। और इसका जो नेक्स्ट चैप्टर है दैट इज स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, जो हम जस्ट इसके बाद पढ़ने वाले हैं, वो चैप्टर तो पूरा इसी पे बेस्ड है, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पहले देख लेते हैं ये है क्या भाई। तो लिखो भाई, इट इंडिकेट्स deficiency of hydrogen molecule or degree of unsaturation is the number of hydrogen molecule required to convert a compound into completely saturated
completely saturated acyclic compound। इसको अभी समझने की कोशिश मत करो, इस डेफिनेशन को मैं समझाता हूं। देखो बेसिकली डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन हमें ना डेफिशिएंसी ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल के बारे में बताता है कि अगर मेरे को किसी पर्टिकुलर कंपाउंड का डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन पता है तो मेरे को ये पता है कि इसमें कितने हाइड्रोजन मॉलिक्यूल की डेफिशिएंसी है। ठीक है, मैं ये बता सकता हूँ। ठीक है, और दूसरा इसको ऐसा भी बोल सकते हैं कि भाई इस पर्टिकुलर कंपाउंड को कितने हाइड्रोजन मॉलिक्यूल की जरूरत होगी in order to convert into completely saturated acyclic compound। acyclic means cyclic नहीं होना चाहिए। ठीक है, acyclic means cyclic नहीं होना चाहिए। saturated means डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, मल्टीपल बॉन्ड, जो पाई बॉन्ड जो है वो नहीं होना चाहिए। सैचुरेटेड कंपाउंड वो कंपाउंड होता है जिसमें सिर्फ सिग्मा बॉन्ड होता है। ठीक है, सैचुरेटेड कंपाउंड वो होता है जिसमें सिर्फ सिग्मा बॉन्ड होता है। ठीक है, तो कितने, जैसे मैं एक एग्जांपल लेके सीधा समझाता हूँ। ठीक है, उससे बहुत बढ़िया समझ आएगा, फिर मजा नहीं आएगा ऐसे ना। जैसे देखो ये है मेरे पास, ये एक कंपाउंड है। ठीक है, तो इसका जो डिग्री, ये इसका कोई भी जो डिग्री, इसका वैसे मैं बता देता हूँ कि डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 1 होता है इसका। अभी मैं कैलकुलेट करना भी सिखाऊंगा। ठीक है, बट अभी जस्ट सपोज कि इसका डिग्री ऑफ, मैंने बता दिया इसका आंसर तुम्हें कि इसका डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 1 है। अब ये जो 1 डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन है ये हमें क्या बता रहा है? ये हमें बता रहा है इसमें कितनी हाइड्रोजन की डेफिशिएंसी है। क्योंकि अगर इसमें डबल बॉन्ड नहीं होता तो इसमें हाइड्रोजन एक्स्ट्रा होते। तो अगर मान लो इसको मैं कन्वर्ट करना चाहता हूं इनटू सैचुरेटेड कंपाउंड, अब साइक्लिक का तो कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि इट इज नॉट अ साइक्लिक कंपाउंड, बट अगर साइक्लिक, ठीक है, साइक्लिक की बाद में बात करते हैं। ठीक है, तो अगर मैं इस पर्टिकुलर कंपाउंड को कन्वर्ट करना चाहता हूं इनटू ए सैचुरेटेड कंपाउंड, तो सैचुरेटेड कंपाउंड तो ये होगा ना, मतलब हमें पाई बॉन्ड हटाना पड़ेगा, तो हमें 2 हाइड्रोजन की जरूरत पड़ती है। सो 1 डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन मींस डेफिशिएंसी ऑफ 2 हाइड्रोजन। 1 degree of unsaturation means कि that molecule have deficiency of 2 hydrogen molecules। ठीक है, that molecule have deficiency of 2 hydrogen molecule। अगर 1 डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन है तो उसके पास कितनी डेफिशिएंसी है हाइड्रोजन मॉलिक्यूल की? 2 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल की डेफिशिएंसी। क्योंकि ध्यान से देखो डेफिशिएंसी किस पॉइंट ऑफ व्यू से बोला जा रहा है, इसमें डेफिशिएंसी बोला जा रहा है इसको रेफरेंस लेके। किसको रेफरेंस लेके? सैचुरेटेड असाइक्लिक कंपाउंड को रेफरेंस में लेके, कि अगर सैचुरेटेड असाइक्लिक कंपाउंड हो तो उसमें इतने हाइड्रोजन होते, और अगर ये पर्टिकुलर कंपाउंड ऐसा है तो इसमें कितने हाइड्रोजन की कमी है। दैट इज डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। ओके, ये है एक जस्ट डेफिनेशन, और इसको मतलब तुम्हें ऐसा कोई रटने की जरूरत नहीं है डेफिनेशन, कोई ऐसा कुछ नहीं है। इसका एक फॉर्मूला करेंगे उससे याद हो जाएगा हमें, वो तो है ही। मतलब बेसिकली कहने का ये मतलब है कि 1 डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन का मतलब क्या होता है कि 2 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स की डेफिशिएंसी है। तो यहां से मैं एक बात कंक्लूड कर सकता हूं कि अगर 1 पाई बॉन्ड है तो दैट मींस 1 डीयू, 2 पाई बॉन्ड है तो 2 डीयू, 3 पाई बॉन्ड है तो 3 डीयू, तो जितने भी पाई बॉन्ड है उतना क्या हो जाएगा? डीयू हो जाएगा। ठीक है, तो डीयू को हम डायरेक्टली क्या बोल सकते हैं? नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स। बट साथ में नंबर ऑफ रिंग्स भी, जिसकी हम अभी बात करेंगे। तो वैसे ये फॉर्मूला इट इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, याद कर लो अच्छे से। du is equals to number of pi bonds plus number of rings। ओके, जैसे कोई भी दुनिया का मॉलिक्यूल उठाओ, ये तो होगी हमारी फर्स्ट एग्जांपल। इफ आई टॉक अबाउट सेकंड एग्जांपल अगर मैं उठा लूं CH2 डबल बॉन्ड CH एंड डबल बॉन्ड CH2, तो सिंपली अगर तुम बताओ मेरे को इसमें कितना डीयू है भाई? 1 पाई बॉन्ड, 2 पाई बॉन्ड, तो इसका डीयू सिंपली कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। रिंग तो कोई है नहीं, तो 2 डीयू का मतलब इसमें कितने हाइड्रोजन की डेफिशिएंसी है? इसमें 4 हाइड्रोजन की डेफिशिएंसी है भाई। कितने हाइड्रोजन की डेफिशिएंसी? 4। तुम देख भी सकते हो, अगर मैं इसको कंप्लीटली चेंज करना चाहता हूं इनटू ए सैचुरेटेड मॉलिक्यूल, अगर मैं इसको चेंज करना चाहता हूं इनटू ए कंप्लीटली सैचुरेटेड मॉलिक्यूल, तो मेरे को यहाँ पे एक पाई, ये पाई बॉन्ड हटाना पड़ेगा। ठीक है ना,
जब ये पाई बॉन्ड हटाऊंगा एक हाइड्रोजन इधर भी आएगा, एक हाइड्रोजन इधर भी आएगा। यहाँ पे भी जब ये एक पाई बॉन्ड हटाऊंगा एक हाइड्रोजन इधर भी आएगा, इधर भी आएगा। तो सिंपली भाई मैं डायरेक्टली अगर नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स काउंट कर लूं तो मैं बता सकता हूं कि उसमें डी कितना होगा, मतलब ऑब्वियसली उसमें कितनी डेफिशिएंसी होगी हाइड्रोजन की, मैं डायरेक्टली बता सकता हूँ। तो हमें जस्ट क्या याद रखना है कि डी क्या है, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स प्लस नंबर ऑफ रिंग्स, और कुछ नहीं। ठीक है भाई, ये चीज याद रखनी है। ओके, अब जैसे मैं एक और एग्जांपल लूं, जैसे कि CH ट्रिपल बॉन्ड CH, तो इसमें भी अगर इसका डी बोलो, डी क्या होगा भाई, बताओ जल्दी, इसका डी क्या होगा? 2 कितना? 2 2। इसमें कितने पाई बॉन्ड्स हैं भाई? इसमें 2 पाई बॉन्ड्स हैं, तो इसका डी कितना हो जाएगा? 2। एक सिग्मा बॉन्ड है, बाकी दोनों पाई बॉन्ड्स हैं, तो इसका डी कितना हो जाएगा? 2। ठीक है, तो सिंपली डी हम कैलकुलेट कैसे कर सकते हैं? नंबर ऑफ पाई बॉन्ड प्लस नंबर ऑफ रिंग। सिंपल ये चीज याद रखनी। अभी रिंग का अभी डिटेल में समझाता हूँ, बट अभी जस्ट इतना समझो कि डी है क्या। ठीक है, डी बस डेफिशिएंसी ऑफ हाइड्रोजन एटम को बताता है कि अगर वो मॉलिक्यूल सैचुरेटेड असाइक्लिक कंपाउंड होता तो उसमें एक्चुअल में कितने हाइड्रोजन होते, तो कितने हाइड्रोजन तुम्हें ऐड करने पड़ेंगे इन ऑर्डर टू कन्वर्ट इनटू अ कंप्लीटली सैचुरेटेड असाइक्लिक कंपाउंड। इतना क्लियर हुआ? इतने में कोई भी डाउट है तो पूछो जल्दी से। नो सर। स्क्रीनशॉट लो। ले लिया, आगे बढ़े? हाँ सर। दो चलो बढ़िया। हाँ बोलो। वो एग्जांपल वापस बताओ ना। कौन सा? मतलब उसका स्क्रीनशॉट नहीं दिया, वापस दिखाओ ना वो पेज। वही पेज है अभी इस वक्त। वही पेज है ना, ले लो स्क्रीनशॉट। ठीक है भाई, हो गया? हाँ सर। चलो, अब एक बार थोड़ी सी रिंग एक बार चलो इसकी थोड़ी इंफॉर्मेशन लिख लेते हैं। इसको ना डीयू को हम ये भी बोलते हैं, इट इज ऑल्सो कॉल्ड हाइड्रोजन डेफिशिएंसी इंडेक्स। हाइड्रोजन डेफिशिएंसी इंडेक्स, हाइड्रोजन डेफिशिएंसी इंडेक्स, इसको हाइड्रोजन डेफिशिएंसी इंडेक्स भी बोला जाता है। अब तुम्हें वो नाम का मीनिंग भी क्लियर हो रहा होगा। डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, अनसैचुरेशन की डिग्री को बता रहा है कि कितनी अनसैचुरेशन प्रेजेंट है। ठीक है, डीयू एक्चुअल में हमें क्या बता रहा है? डीयू एक्चुअल में हमें बता रहा है कि उस पर्टिकुलर कंपाउंड में, उस पर्टिकुलर मॉलिक्यूल में कितनी अनसैचुरेशन है भाई, कितनी अनसैचुरेशन है, यही तो बता रहा है। ठीक है ना, क्योंकि जितनी ज्यादा डेफिशिएंसी होगी हाइड्रोजन की, जितनी ज्यादा डेफिशिएंसी होगी हाइड्रोजन की, उतनी तो अनसैचुरेशन ज्यादा होगी, उतने ही तो पाई बॉन्ड ज्यादा होंगे। तो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन के बारे में बता रहा है, दैट इज डीयू। ओके, एग्जाम्पल अगर कुछ और देखें, जैसे कि ये देख लो, इसका डीयू बताओ जल्दी से। 3 3, बिल्कुल सही, क्योंकि 2 पाई बॉन्ड यहाँ पे, एक पाई बॉन्ड यहाँ, तो सिंपली पाई बॉन्ड्स कैलकुलेट करनी है और कुछ नहीं करना। ठीक है, अब रिंग की बात कर लेते हैं। देखो एक बार रिंग की बात कर ले। देखो रिंग है, जैसे मान लो ये वाली, ये मान लो ये रिंग है, तो अगर इस रिंग को मैं चेंज करना चाहूं असाइक्लिक कंपाउंड में, ठीक है ना भाई, साइक्लिक टू, एक सेकेंड, साइक्लिक टू, अगर मैं, ये क्या है साइक्लिक, साइक्लिक टू मैं अगर असाइक्लिक जाना चाहता हूं तो बेसिकली मेरे को ऐसा करना पड़ेगा, 1 2 3 4 5, ठीक है।
अब जब मैं साइक्लिक टू असाइक्लिक जाऊंगा तो क्या हाइड्रोजन मेरे को चाहिए होंगे एक्स्ट्रा या नहीं चाहिए होंगे, बताओ। यहाँ पे हर चाहिए एक होंगे। कार्बन के पास, हाँ यहाँ पे हर एक कार्बन के पास दो दो हाइड्रोजन होते हैं, बट यहाँ पे इसके पास 3 हाइड्रोजन होते हैं, ठीक है बात, ठीक है, इसके पास 3 हाइड्रोजन होते हैं, ठीक है। तो हाइड्रोजन अगर मैं साइक्लिक टू असाइक्लिक जाना चाहता हूं तो मेरे को हाइड्रोजन की जरूरत है, इतना समझ आ रहा है। देखो बीच वाले इस पे इसके पास भी 2 हाइड्रोजन, इसके पास भी 2 हाइड्रोजन, इसके पास भी 2 हाइड्रोजन, इसके बस यहाँ पे मेरे को 3 हाइड्रोजन चाहिए, यहाँ पे मेरे को 3 हाइड्रोजन चाहिए। तो जो टर्मिनल बेसिकली जो टर्मिनल कार्बन एटम्स होते हैं वहां पे मेरे को एक एक हाइड्रोजन एक्स्ट्रा चाहिए होता है। तो बेसिकली अगर देखूं तो यहाँ पे इस मॉलिक्यूल में विद रिस्पेक्ट टू दिस मॉलिक्यूल जो कि इसी का ही असाइक्लिक वर्जन है, यहाँ पे डेफिशिएंसी है कितने हाइड्रोजन की, यहाँ पे डेफिशिएंसी है 2 हाइड्रोजन की, और 2 हाइड्रोजन की डेफिशिएंसी इक्वल्स टू 1 DU। समझ आ रही है बात, 2 हाइड्रोजन की डेफिशिएंसी इक्वल्स टू 1 DU। तो दैट मीन्स कि अगर एक रिंग है तो उसका डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कितना होगा 1। अगर कोई रिंग है तो उसका डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कितना होगा भी 1 होगा। समझ में आ रही बात, 2 रिंग होगी तो 2 डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, 3 रिंग है तो 3 डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, 4 रिंग है तो 4 डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। अंडरस्टूड ये पॉइंट। तो अगर मैं एग्जांपल के तौर में तुम्हें पूछूं कि इसका डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कितना होगा बताओ भाई। 2। 2 होगा ना, वेरी गुड। कितना होगा 2 होगा, क्योंकि 2 क्यों हुआ, एक तो रिंग का हो गया, एक तो रिंग की वजह से हो गया, और एक इसमें पाई बॉन्ड भी है ना। तो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन क्या होता है, नंबर ऑफ रिंग्स प्लस नंबर ऑफ पाई बॉन्ड, तो एक तो रिंग भी है और एक पाई बॉन्ड भी आ गया, तो हो गया 2। और इसका बताओ 4 4। इसका क्या हो जाएगा 4। वेरी गुड वेरी गुड, बस यही चीज हमें अच्छे से क्लियर होनी चाहिए, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन निकालना आना चाहिए। क्लियर है यहाँ तक सबको, बोलो। yes ठीक है, स्क्रीनशॉट लो जल्दी से। डन। हाँ बोलो भाई, कोई डाउट। नो सर। ओके चलो चलो ठीक है भाई, चलो मूव करते हैं आगे। थोड़ी सी एक दो एग्जांपल और कर लेते हैं, पता नहीं मेरे को नंबरिंग याद नहीं है। चल बहुत है, इतना बहुत है, जल्दी से बताओ इन दोनों का DU। फोर्थ वाले का क्या है, 1। फोर्थ का तो सिंपल है, एक पाई बॉन्ड तो एक DU। फिफ्थ वाले का 3। किसी को लगता है ये गलत है 3, ऐसा कोई है। होगा अभी तो कोई बोलेगा नहीं। 200 3, इसका 3 आएगा, क्योंकि यहाँ पे देखो CN को ऐसे लिख दिया, बट एक्चुअल में तुम्हें पता है ना ये कैसा होता है, एक्चुअल में ये कैसा होता है भी, सॉरी एक्चुअल में ये ट्रिपल बॉन्ड होता है यहाँ, ठीक है ना, एक्चुअल में यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड होता है। तो ऑब्वियसली 2 पाई बॉन्ड यहाँ पे, 1 पाई बॉन्ड यहाँ पे, तो इसका DU कितना हो जाएगा 3। ओके, अब देखो ये तो DU हमने निकालना सीख लिया कि अगर मेरे को स्ट्रक्चरल फॉर्मूला पता है, मतलब मेरे को एक सबसे स्ट्रक्चर पता है मॉलिक्यूल का, अगर मेरे को बॉन्ड लाइन फॉर्मूला पता है या फिर इसका कंडेंस फॉर्मूला पता है, ठीक है, कोई ना कोई ऐसा फॉर्मूला मेरे को अगर स्ट्रक्चर फॉर्मूला पता है, तो आई कैन इजिली टेल अबाउट इट्स DU। ठीक है, हम DU इसका आसानी से बता सकते हैं। ओके, बट अगर मेरे को
मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दे दे, जैसे फॉर एग्जांपल के तौर पे मेरे को ऐसा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दे दिया C3H8, ठीक है। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से कैसे कैलकुलेट करें भाई DU, ठीक है। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से कैसे कैलकुलेट करें, तो उसके लिए हमने क्या है, एक जुगाड़ बना रखा है। जुगाड़ कुछ नहीं है, एक जस्ट फॉर्मूला होता है DU का, दैट यू हैव टू जस्ट रिमेंबर। DU का फॉर्मूला क्या होता है भाई, 2n, अगर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला की हेल्प से कैलकुलेट करना, ठीक है। अगर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला की हेल्प से कैलकुलेट करना है तो हमें जस्ट एक फॉर्मूला याद होना चाहिए DU का, वो फॉर्मूला तुम्हें बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। दैट इज 2n+2 माइनस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम प्लस नंबर ऑफ, सॉरी माइनस ही आना था, माइनस नंबर ऑफ x atom, x means halogen, number of x atom plus number of नाइट्रोजन एटम। ये फॉर्मूला अच्छे से याद कर लो, और सबसे इंपॉर्टेंट वो भूल ही गया, डिवाइड बाय 2। ये फॉर्मूला अच्छे से याद करो। 2n, यहाँ पे n क्या है पहले मैं ये बता दूं, n इज नंबर ऑफ कार्बन एटम, और x क्या है, हेलोजन। तो सिंपली किसी भी कंपाउंड का DU इस फॉर्मूले की हेल्प से तुम निकाल सकते हो, 2n+2 माइनस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम माइनस नंबर ऑफ हेलोजन एटम प्लस नंबर ऑफ नाइट्रोजन एटम डिवाइड बाय 2। अब देखो कई बार होगा कि ये फॉर्मूला तुम बार बार भूल जाओगे, और सबसे ज्यादा दिक्कत किस में आएगी कि यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है। तो पहले तो इतना याद रखो कि प्लस एक में, दो में माइनस है, और प्लस नाइट्रोजन वाले में। अब ये देखो मैंने ऐसे बोल तो दिया, पर याद कैसे रहेगा, तो सोच के देखो कि नाइट्रोजन एटम में प्लस क्यों आ रहा है यहाँ पे। देखो एक्चुअल में चलो एक ना कैलकुलेट करके देखते हैं किसी का फॉर्मूला ना, फिर थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं इसको, ये फॉर्मूला बना कैसे, ठीक है। फॉर्मूले की डेप्थ में चलते हैं, फॉर्मूला कैसे बना है। जैसे C3H8 है, तो C3H8 का अगर DU मैं इस फॉर्मूले की हेल्प से निकालने की कोशिश करूं, तो कार्बन 3, तो 2 × 3 + 2 माइनस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम कितने हैं, 8, ना इसमें कोई हेलोजन है ना इसमें कोई नाइट्रोजन है, और डिवाइड बाय हमें क्या करना है, 2। तो ये क्या है, 2 3 6, 6 + 2 8, 8 - 8 तो 0 हो जाएगा, तो इसका DU कितना आ जाएगा, 0। मतलब बेसिकली ये एक कंप्लीटली सैचुरेटेड कंपाउंड है, इसमें कोई भी DU इसका नहीं है, इसका ये कंप्लीटली सैचुरेटेड कंपाउंड है, ठीक है। इतना समझ में आ गया हमें। अब देखो भाई ये फॉर्मूला से बना क्यों, इसमें क्यों नंबर देखो माइनस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम क्यों कर रहे हैं, वो तो आई थिंक तुम्हें समझ में आ गया होगा, ठीक है। क्योंकि उसमें DU में बात ही हो रही है डेफिशिएंसी ऑफ हाइड्रोजन एटम की ना, तो उस हिसाब से। अब यहाँ पे हेलोजन को माइनस क्यों कर रहे हैं और नाइट्रोजन को प्लस क्यों कर रहे हैं, ये ऐसा क्यों कर रहे हैं, ये ध्यान से सोचने की कोशिश करो। देखो भाई अगर मैं किसी मॉलिक्यूल में, ये कोई मॉलिक्यूल है, यहाँ पे मैं हाइड्रोजन की जगह, देखो ये क्या है ना, देखो इसको ऐसे समझने की कोशिश करो। जैसे एक बार नेक्स्ट पेज में समझाता हूँ, एक बार इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर नेक्स्ट पेज पे समझाता हूँ तुम्हें। जल्दी स्क्रीनशॉट लो इसका एक बार फॉर्मूला अच्छे से समझा दूं, फिर पूछूंगा डाउट है या नहीं। क्लियर है यहाँ तक? यस सर। चलो तो भाई देखो मैं कहना क्या चाहता हूँ, मान लो कोई मॉलिक्यूल है CH3 CH2 एंड CH3। अब यहाँ पे मैंने क्या किया ना, ये जो एक हाइड्रोजन है, इस कार्बन का जो एक हाइड्रोजन है, उसकी जगह पे मैंने क्या कर दिया, उसकी जगह पे, उस हाइड्रोजन की जगह पे मैं एक नाइट्रोजन लेके आ गया। यहाँ पे जो 3 हाइड्रोजन थी उसमें एक हाइड्रोजन को हटा के मैं नाइट्रोजन लेके आया। अगर तुम एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करके एक नाइट्रोजन लेके आते हो, तुम्हें पता है अब नाइट्रोजन के साथ 2 हाइड्रोजन और आएंगे, ठीक है ना भाई। नाइट्रोजन तुम्हें पता है कि जब तुम कार्बन को हटा के एक हाइड्रोजन को हटा के एक नाइट्रोजन लेके आओगे, तो नाइट्रोजन अपने साथ 2 हाइड्रोजन और लेके आएगा। समझ में आ रही बात इतनी?
नाइट्रोजन क्या करेगा, अपने साथ 2 हाइड्रोजन और लेके आएगा। तो यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है कि जैसे ही तुमने एक हाइड्रोजन को हटाया तो 2 हाइड्रोजन और आ गए। एक हाइड्रोजन को हटाने से, जब भी हम नाइट्रोजन लगाते हैं हाइड्रोजन की जगह पे, तो एक हाइड्रोजन हटाने से 2 एक्स्ट्रा हाइड्रोजन आ गए। तो बेसिकली वो जो हमने फॉर्मूले में माइनस नंबर ऑफ नाइट्रोजन एटम कर रखा है ना, वो बेसिकली ये हाइड्रोजन माइनस कर रहे हैं। वो एक्चुअल में नाइट्रोजन माइनस नहीं कर रहे, क्योंकि डीयू में काम ही हाइड्रोजन का है, बिकॉज डीयू इज डिग्री ऑफ अनसैचुरेटेड, मतलब डीयू क्या है, डेफिशिएंसी ऑफ हाइड्रोजन को बताता है। डीयू का सिर्फ कंसर्न डेफिशिएंसी ऑफ हाइड्रोजन एटम की ओर है, और उसको कोई लेना देना नहीं है। बट यहाँ पे प्रॉब्लम क्या हो रही, यहाँ पे हुआ क्या एक्चुअल में, जब भी मैंने हाइड्रोजन को रिप्लेस करके एक नाइट्रोजन लेके आया, तो नाइट्रोजन 2 हाइड्रोजन ले आया, मतलब एक्स्ट्रा एक हाइड्रोजन आ गया यहाँ पे। तो एक्स्ट्रा हाइड्रोजन आने की वजह से हमें उसको माइनस करना पड़ेगा ना, उसको भी फॉर्मूले में माइनस करना, मतलब हमें क्या करना है ना, डीयू के फॉर्मूले में हाइड्रोजन एटम सबके सब माइनस करने होते हैं। वहां से डेफिशिएंसी पता चलेगी कि हाइड्रोजन में कितनी, तो वो माइनस करने होते हैं। तो ये भी तो एक तरीके से, वो जहां पे हमने लिखा है ना नंबर ऑफ नाइट्रोजन एटम, तो वो बेसिकली नाइट्रोजन एटम नहीं है, वो बेसिकली ये हाइड्रोजन की बात हो रही है। तो जितने हाइड्रोजन आएंगे, मान लो यहाँ पे भी मैं ये हाइड्रोजन भी रिप्लेस करके मैं एक लगा दूं, जैसे मैं मान लो इस तरह से बना दूं, तो यहाँ भी क्या होगा, एक हाइड्रोजन रिप्लेस होके एक और आ गया, यहाँ भी, तो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन एक्स्ट्रा आ गए, इसलिए वहां पे जो नंबर ऑफ नाइट्रोजन एटम है वहां पे 2 आ जाएंगे। तो बेसिकली वो 2 नाइट्रोजन नहीं है, वो 2 ये वाले हाइड्रोजन है। ये बात क्लिक हो रही है या नहीं हो रही, बताओ मेरे को एक बार। सर हमने फॉर्मूले में नाइट्रोजन एटम को ऐड किया है ना। हाँ हाँ, हाँ सॉरी सॉरी, फॉर्मूले में हाँ नाइट्रोजन ऐड ही कर, मैंने उल्टा बोल दिया, सॉरी माइनस बोल दिया। मतलब एक्स्ट्रा हाइड्रोजन बढ़ रहा है ना मॉलिक्यूल में, तो हमें उसको ऐड करना पड़ेगा बेसिकली उस फॉर्मूले में। एक बार फॉर्मूला लिख देता हूँ, मैंने थोड़ा सा उल्टा बोल दिया, मतलब कॉन्सेप्ट तो तुम समझ गए होगे, बस चीज थोड़ी सी मैंने उल्टी बोल दी। पहले यहाँ पे क्या करना होता है, हमें नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम को माइनस करना होता है, माइनस नंबर ऑफ हेलोजन को भी माइनस करना होता है, और माइनस नंबर ऑफ सॉरी प्लस नंबर ऑफ नाइट्रोजन एटम करना होता है। प्लस ही एक्चुअल में प्लस ही है, वो मैं यहाँ पे थोड़ा सा उल्टा बोल गया, ठीक है। और कंफ्यूज मत होना, जस्ट मतलब यहाँ पे क्या बताना चाहता हूँ मैं, कि नाइट्रोजन लगने से क्या हो जाता है ना, मॉलिक्यूल में एक्स्ट्रा हाइड्रोजन आ जाता है, तो वो बेसिकली उस एक्स्ट्रा हाइड्रोजन को मेंशन करने के लिए इस फॉर्मूले में ऐड करना पड़ता है। तो अगर इन केस तुम भूल जाओ कभी कि भाई फॉर्मूले में यहाँ पे पॉजिटिव था या नेगेटिव था, तो इस तरीके से तुम्हें याद आ सकता है, क्योंकि तुम्हें पता है कि जब भी हाइड्रोजन को रिप्लेस करके हम नाइट्रोजन लेके आते हैं, तो वो अपने साथ 2 एक्स्ट्रा हाइड्रोजन लेके आ जाता है, जिस वजह से एक हाइड्रोजन बढ़ जाता है, और वो ये एक्स्ट्रा हाइड्रोजन बढ़ा हुआ हम यहाँ पे इस फॉर्मूले में मेंशन कर रहे हैं, ठीक है। तो डिवाइडेड बाय 2 भी होगा ना। अगर हेलोजन, हाँ क्या हुआ, डिवाइडेड बाय 2 भी होगा ना। हाँ वो तो होगा ही होगा, डिवाइडेड बाय 2 भी होगा, ठीक है, वो तो हो गई। अच्छा, और चीज क्या बोल रहा था मैं, हाँ हेलोजन की बात करूं, अगर मैं हेलोजन की बात करूं, हाँ हेलोजन की अगर बात करूं, देखो जैसे ये पर्टिकुलर कंपाउंड था, यहां से मैंने एक हाइड्रोजन को हटा के हेलोजन लेके आ जाऊं, तो इस हाइड्रोजन को हटाया तो मैं Cl लेके आ गया, ठीक है ना। तो जब भी मैं एक हाइड्रोजन को हटा के एक हेलोजन लेके आता हूं, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, एक हाइड्रोजन गया एक हेलोजन आ गया, ठीक है ना, कोई एक्स्ट्रा नहीं आया उसमें कुछ भी, ठीक है ना, एक्स्ट्रा नहीं आया। एक बेसिकली एक हाइड्रोजन हटा और एक नाइट्रोजन एक हेलोजन आया, एक हाइड्रोजन हटा एक हेलोजन आया, तो इसमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा। जैसे ये 2 हाइड्रोजन साथ में लेके आ गया था, ठीक है ना, ये 2 हाइड्रोजन साथ में लेके, ऐसा इसमें कुछ नहीं हो रहा है, तो इसमें सिंपली हम एक्स एटम माइनस कर देते हैं, क्योंकि ये एक हिसाब से ये हाइड्रोजन, ये इसी हाइड्रोजन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। अभी लास्ट में मैं यही बोलूंगा, जितना मैंने ये बकवास की है इसको ज्यादा मत सोचना, इसकी ज्यादा मतलब इसमें कंफ्यूज होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। एट द एंड तुम्हें बस फॉर्मूला याद रखना है और कुछ नहीं है। ये जस्ट मैंने थोड़ी सी डिस्कशन इसलिए की है कि तुम्हें याद रहे कि यहाँ पे बस नाइट्रोजन एटम्स को हमें प्लस करना है,
बाकी इन दोनों को माइनस करना है। बाकी इतना मैंने जो भी बकवास की है ये याद रखने की कोई जरूरत नहीं है, बस तुम्हें इन शॉर्ट क्या है फॉर्मूला याद रखना है, दैट्स ऑल, और कुछ नहीं, बस फॉर्मूला याद रखो, ठीक है, और कुछ नहीं। इतनी चीजें मैं वैसे बताता भी नहीं हूँ कभी, बस फॉर्मूला याद रखो और काम खत्म। ठीक है भाई। हाँ सर। ठीक है, और ऑक्सीजन एटम का बता दूं, ऑक्सीजन एटम आने से बेसिकली कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। ऑक्सीजन एटम जब भी आएगा ना, ऑक्सीजन एटम, तो ऑक्सीजन एटम से फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। ऑक्सीजन एटम को इस फॉर्मूले में हमने मेंशन ही नहीं किया, ऑक्सीजन एटम को इस फॉर्मूले में हमने मेंशन ही नहीं किया। वो क्यों मेंशन नहीं किया, क्योंकि देखो इसको हटा, जैसे कोई पर्टिकुलर ऑक्सीजन की बात, ये एक हिसाब से रफ है, इसको नोट्स में मत ऐड करना, ये जस्ट तुम्हारे लिए है कि फॉर्मूले को कैसे याद रखना है। ये बकवास चीज है, इसको शायद नोट्स में ऐड करना हो तो कर लेना, बट साइड में कहीं लिख लेना थोड़ा सा, क्योंकि ये प्रॉपर मैंने कोई नोट्स नहीं इसमें बनाए, बस जैसे मैंने जस्ट थोड़ा सा आइडिया देना था तुम्हें कि अगर मैं ऑक्सीजन एटम की बात करूं तो ये पर्टिकुलर कंपाउंड है, तो अगर एक हाइड्रोजन हटा के एक ऑक्सीजन लेके आता हूं, ऑक्सीजन लाया तो एक हाइड्रोजन और आ गया, ठीक है ना। तो क्या हुआ, एक हाइड्रोजन हटा और एक ऑक्सीजन आया, बट ऑब्वियसली एक हाइड्रोजन और आ गया, तो कोई फर्क ही नहीं पड़ा, कोई फर्क कंपाउंड में कोई डिफरेंस ही नहीं आया ना कंपाउंड में, कोई आया कोई डिफरेंस, एक हाइड्रोजन हटाया और एक हाइड्रोजन आ भी गया, तो क्या डिफरेंस था कंपाउंड में, कोई डिफरेंस ही नहीं आया। तो ऑक्सीजन से कोई बेसिकली फर्क नहीं पड़ता है, और मैं सब लास्ट में यही बताना था, ऑक्सीजन से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और इन सबको बस इस तरह से तुम्हें करना है। तो ये डी का फॉर्मूला याद रखना, और जिसको अगर ये कहानी समझ में नहीं आई कि ये सर ने क्या बोला है, ये नाइट्रोजन आने से जो भी बकवास की है सर ने, अगर समझ नहीं आई तो कोई दिक्कत नहीं है, जस्ट फॉर्मूला याद रखो, दैट्स ऑल, ठीक है। बस मैं तेरे को थोड़ा सा आइडिया देना था कि ये फॉर्मूला में ऐसे चेंजेस क्यों आए। ओके, क्लियर? यस सर। यस। इसका स्क्रीनशॉट लेना है ले सकते हैं, नहीं भी लेना तो कोई दिक्कत नहीं है, ये चलेगा। बढ़े आगे। हाँ सर। यस सर। यस सर। एक ना जस्ट 3 मिनट का ब्रेक लो, फिर स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। 3 मिनट का ब्रेक लो, फिर उसके बाद स्टार्ट करते हैं, ओके। ओके सर। चलो।
चलो आगे बढ़ते हैं, सब यहीं पे है ना। चलो चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, कुछ एग्जांपल्स कर लेते हैं इसकी। कैलकुलेट करो du C4H8 C3H4 C6H6 C3H5Cl C4H4 Cl2 C5H10O C4H5N C3H4O2। तो प्रैक्टिस भी इसमें होनी चाहिए, तभी मैं ज्यादा ले रहा हूँ एग्जांपल। C6H7 ClBr नाइट्रोजन। बहुत, इतनी करो ये सब जल्दी से। जस्ट फॉर्मूला अप्लाई करना है, तो फॉर्मूला भी तुम्हें याद हो जाएगा। इतनी सारी एग्जांपल्स कर लोगे तो फॉर्मूला भी याद हो जाएगा एंड प्रैक्टिस भी हो जाएगी। चलो फास्ट। हो गया? यस सर। डन। सो जस्ट एक बार वेरीफाई कर लो। मैं डायरेक्टली du लिखूंगा, ठीक है। C4H8 का है 1, इसका 2, इसका 4, इसका 1, इसका 2, इसका 1, इसका 3, इसका 2 एंड इसका 3। बोलो, कोई किसी में कोई डाउट? ठीक है ना, जस्ट फॉर्मूला अप्लाई करना था। फॉर्मूला तुम्हें पता ही था, 2n+2, ठीक है ना, माइनस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम माइनस नंबर ऑफ एक्स एटम प्लस नंबर ऑफ नाइट्रोजन एटम डिवाइड बाय 2। ठीक है, ये फॉर्मूला अप्लाई करना था जस्ट। ओके, अंडरस्टूड। आई थिंक आगे बढ़े, स्क्रीनशॉट ले लो इसका, आगे बढ़ते हैं।
बढ़े आगे, चलो इसका कैलकुलेट करके बताओ। एग्जाम्पल ले लेना, पता नहीं 10th होगी शायद। हेलो, आवाज आ रही है मेरी? यस सर। हेलो, सॉरी एक्चुअली कॉल आ गया था एक बीच में। ठीक है, तो क्यूब है बेसिकली, क्यूब तो तुम्हें पता ही होता है, क्यूब है, क्यूब में कैलकुलेट करना है डी यू। तो बेसिकली ये सब कार्बन है, ये कार्बन है, ये कार्बन है, ये सब कार्बन एटम। ओके, तो कार्बन एटम्स आर ज्वाइंट टुगेदर इन द फॉर्म ऑफ क्यूब, कैलकुलेट इट्स डी यू। ओके, एक तो ये हो गया। इन तीनों का बताओ जल्दी। कितना? 10th वाले का आया किसी का? 5। हाँ सही सही, 5 ही। ये सब भी कर लो एक बार, फिर मैं डिस्कस करता हूँ। हो गए तीनों? यस सर। देखो भाई इसमें कैसे कैलकुलेट करेंगे, वो देखो। इसमें क्या करो ना, इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकाल दो, वो एक बेटर वे रहेगा इसमें कैलकुलेट करने के लिए। ठीक है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैसे निकालोगे भाई? ऑलवेज अगर कहीं भी कंफ्यूजन क्रिएट हो ना कि भाई स्ट्रक्चर के हेल्प से करूं या मॉलिक्यूलर फॉर्मूला की हेल्प से करूं, तो ऑलवेज गो विद मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। ठीक है,
कि अगर कंफ्यूजन हो जाए कि स्ट्रक्चर मेरे को कंफ्यूजिंग लग रहा है तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला उसका कैलकुलेट कर लो, वहां से इसका फॉर्मूला लगा के कैलकुलेट कर लेना। अब देखो इसमें ये हर एक कार्बन की अगर बात करूं तो हर एक कार्बन के पास ये 3 और कार्बन के साथ अटैच है, हर एक कार्बन 3 और कार्बन के साथ अटैच है। तो हर कार्बन के पास एक एक हाइड्रोजन भी है। ध्यान से अगर देखोगे हर एक कार्बन के पास एक एक हाइड्रोजन भी है। तो इसका फॉर्मूला सिंपली क्या आ जाएगा, क्योंकि इसके कितने कॉर्नर्स होते हैं, 8 कॉर्नर्स होते हैं ना इसके, तो 8 कार्बन हो गए और हर एक कार्बन के पास एक एक हाइड्रोजन है, तो 8 ही हाइड्रोजन होंगे। तो अब तुम जब फॉर्मूला अप्लाई करोगे तो इसका ड्यू कितना आ जाएगा, 5। ठीक है, फॉर्मूला अप्लाई करने के बाद इसका ड्यू कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो ये कैसे ओके, पता चला कि इसका हर तो कार्बन के पास एक ही हाइड्रोजन? 3 बॉन्ड बना रखे हैं ना हर एक कार्बन ने दूसरों के साथ। ध्यान से इस कार्बन को देख लो, 1 2 3 3 बॉन्ड बनाए हुए हैं ना इस कार्बन ने। हाँ सर। एक ही फ्री वैलेंसी बची, वो फ्री वैलेंसी कौन ऑक्यूपाई करेगा, हाइड्रोजन। समझ आई बात? हाँ। किसी को भी देख लो, ये भी 3। ठीक है, इसको तो सिंपली कैलकुलेट कर सकते हैं, 2 रिंग और एक पाई बॉन्ड। तो इसका कितना आ जाएगा, 2 + 1 = 3। एक रिंग, दूसरी रिंग और एक पाई बॉन्ड, इसका ड्यू आ जाएगा 2, क्योंकि इसमें 2 रिंग हो गई। एक तो बेसिकली ये नॉर्मल 6 मेंबर रिंग हो गई, और एक ये जो ब्रिज हेड पोजीशन है ये भी एक रिंग फॉर्म कर रहा है। ठीक है ना, ध्यान से देखोगे ये भी एक अलग से, क्योंकि ये यहाँ पे प्लेन के बाहर है, ऐसे ब्रिज हेड पोजीशन तुम्हें पता ही है, इस तरह से ये बाहर होता है प्लेन कैसे, तो ये भी एक तरीके से एक रिंग फॉर्म कर रहा है। तो यहाँ पे 2 रिंग हो जाएंगी और इसका ड्यू कितना हो जाएगा, 2। क्लियर? अगर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से करना चाहते हो वैसे भी कर सकते हो, ठीक है, वैसे भी सेम ही आंसर आएगा। क्लियर है ये तीनों, इसमें कोई डाउट तीनों में? नो सर। स्क्रीनशॉट लो फिर आगे बढ़े। चलो, सर वो 10th का डीयू कैसे फाइंड किया, वो ऊपर वापस बता। ओके, 10th में हमने सिंपली क्या किया, इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकाल दिया भाई। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैसे निकाला, हमें पता है इसके 8 कॉर्नर्स होते हैं क्यूब के, तो 8 कॉर्नर्स मतलब 8 कार्बन है, और हर एक कॉर्नर को देख लो तुम, ये 3 और इसने 3 बॉन्ड बना रखे हैं, ये और ये। तो अगर 3 बॉन्ड इसने ऑलरेडी बाकी कार्बन के साथ बना रखे हैं तो इसके पास एक हाइड्रोजन है, तो ऐसे ही हर एक कार्बन के पास एक एक हाइड्रोजन है। तो इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या निकल के आ जाएगा, C8H8। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकलेगा, फॉर्मूला लगा दो डीयू का 2n+2 वाला, माइनस नंबर ऑफ हाइड्रोजन डिवाइड बाय 2। तो वो फॉर्मूला लगाओगे तो डीयू कितना आ जाएगा, 5। समझ में आया? सर फॉर्मूला में तो नंबर ऑफ एक्स एटम भी है ना? एक्स तो है ही नहीं ना कंपाउंड में, एक्स एटम है ही नहीं, वो तो 0 हो गया भाई। एक्स फॉर्मूले में तो नाइट्रोजन भी है, हेलोजन भी है, बट नाइट्रोजन हेलोजन तो हम तब लिखेंगे ना जब वो होंगे कंपाउंड में। अगर वो नाइट्रोजन हेलोजन होंगे नहीं तो उसकी जगह 0 आ जाएगा। समझा बात को? ठीक है, चलो नेक्स्ट हम करेंगे, डीयू यहाँ पे खत्म होता है। तो डीयू बहुत इंपॉर्टेंट, मैं फिर से बता रहा हूँ, किसी को भी कोई डाउट है तो कल भी पूछ सकता है, और अच्छे से रिवाइज कर लेना इसको। रिवाइज नहीं करोगे तो भूल जाओगे, ठीक है, वो तुम्हें पता ही है चीजें कितनी ज्यादा होती हैं, ठीक है, तो वो आसानी से भूल जाओगे। नेक्स्ट जो है वो हमें करना है क्लास, इतना मतलब जस्ट एक क्लासिफिकेशन करनी है, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो एक हल्की सी क्लासिफिकेशन करनी है हमें ऑर्गेनिक कंपाउंड की। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड जो होते हैं भाई, ऑर्गेनिक कंपाउंड, इसको हम पहले तो 2 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट कैटेगरी इज असाइक्लिक, और असाइक्लिक को एलिफेटिक भी बोलते हैं भाई, असाइक्लिक को एलिफेटिक भी बोला जाता है। और नेक्स्ट इज साइक्लिक, ठीक है, साइक्लिक मतलब जो साइक्लिक है, साइक्लिक मतलब जो साइक्लिक नहीं है, तो असाइक्लिक को एलिफेटिक भी बोलते हैं। इसमें फर्दर जो होता है,
एलिफेटिक में एक तो होता है सैचुरेटेड। सैचुरेटेड तुम्हें पता है हैविंग ओनली सिंगल बॉन्ड। सैचुरेटेड क्या होता है? जिसके पास सिर्फ सिग्मा बॉन्ड हो, दैट इज सैचुरेटेड। और एक क्या हो सकता है इसमें? अनसैचुरेटेड। एक क्या हो सकता है? अनसैचुरेटेड। एक सैचुरेटेड। अनसैचुरेटेड मतलब जिसके पास एटलीस्ट एक पाई बॉन्ड हो। अनसैचुरेटेड मतलब एटलीस्ट जिसके पास एक पाई बॉन्ड हो, वो अनसैचुरेटेड हो गया। ठीक है, लिखूंगा नहीं, पता होना चाहिए, ठीक है, याद रख लेना, इतना स्पेस नहीं अभी यहाँ पे लिखने का। साइक्लिक को भी दो कैटेगरी में डिवाइड किया जा सकता है, इसको यहाँ पे लेके आ रहा हूँ, ठीक है। इसको भी दो कैटेगरी में डिवाइड करेंगे साइक्लिक को भी। फर्स्ट कैटेगरी इज एलिसाइक्लिक। एलिसाइक्लिक और इसको एलिफेटिक साइक्लिक भी बोलते हैं। एलिफेटिक साइक्लिक। सेकंड इसमें होती है एरोमेटिक, जो कि अभी तुम्हें समझ में नहीं आएगा कि व्हाट इज एरोमेटिक। ये क्लासिफिकेशन तुम्हें समझ में नहीं आएगी, मैं पहले बोल रहा हूँ, इसको जस्ट लिख लो कॉपी में। जब हम एरोमेटिक के बारे में पढ़ेंगे कि व्हाट इज एन एरोमेटिक कंपाउंड, ठीक है, सब इसको बहुत डिटेल में पढ़ना है एरोमेटिक कंपाउंड को, ये हम पढ़ते हैं 12th में, ठीक है। तो जब एरोमेटिक कंपाउंड अच्छे समझ में तब समझ में आ जाएगा, बट अभी जस्ट इतना याद रखो, इसमें दो कैटेगरीज होती है साइक्लिक में भी, एक को एलिसाइक्लिक और एलिफेटिक साइक्लिक बोलते हैं, एक को एरोमेटिक बोलते हैं, ठीक है। और इसको फर्दर दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, वन इज होमोसाइक्लिक। होमोसाइक्लिक बोल देते हैं भाई, आइसोसाइक्लिक बोल देते हैं, और या फिर एक और वर्ड होता है इसका, कार्बोसाइक्लिक। कार्बोसाइक्लिक, होमोसाइक्लिक, आइसोसाइक्लिक, कार्बोसाइक्लिक। और इसकी एक और कैटेगरी होती है, उसमें हम इसको बोलते हैं हेट्रोसाइक्लिक। हेट्रोसाइक्लिक। अब ये इसमें फर्क क्या है? सिंपल सा फर्क है, देखो, अगर जो रिंग है उसमें सिर्फ कार्बन एटम्स है, अगर जो हमारी रिंग है उसमें सिर्फ कार्बन एटम्स है, तो तब उसको बोल देते हैं हम होमोसाइक्लिक या फिर आइसोसाइक्लिक या फिर कार्बोसाइक्लिक। बट अगर रिंग में कार्बन एटम के अलावा अदर देन कार्बन लाइक नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर, अगर कार्बन के अलावा कुछ और कंपाउंड्स भी हैं, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर जैसे, ठीक है, कार्बन के अलावा नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर, ऐसे कुछ और भी, कोई भी और कंपाउंड भी है रिंग के अंदर, ठीक है, रिंग में, मतलब ये समझ लेना जैसे इस तरह का कंपाउंड हो, अगर ये, अब ये ऑक्सीजन क्या है? रिंग के अंदर प्रेजेंट, रिंग में ही प्रेजेंट है। तो रिंग में अगर कार्बन की जगह पे कोई और एटम आ जाता है इस तरह का, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर जैसा, तो उसको हम हेट्रोसाइक्लिक बोल देते हैं। बट अगर पूरी रिंग कार्बन की बनी होती है तो उसको हम होमोसाइक्लिक, आइसोसाइक्लिक, कार्बोसाइक्लिक, ये सब बोलते हैं, ठीक है। समझ में आई ये चीज? क्लियर? यस सर। यस सर। यस सर। ठीक है, स्क्रीनशॉट लो इसका। सर एलिफेटिक दोनों जगह लिखा है क्या? कहाँ पे? तो एलिफेटिक ये वर्ड है। एलिफेटिक देखो यहाँ लिखा है और यहाँ लिखा है, दो जगह लिखा है। बेसिकली क्या है ना, एलिफेटिक का मतलब होता है जो साइक्लिक नहीं है, असाइक्लिक का मतलब होता है साइक्लिक नहीं है। बट यहाँ पे नाम देखो ना, एलिफेटिक साइक्लिक, एलिफेटिक साइक्लिक मतलब साइक्लिक हो गया बेसिकली, वो एलिसाइक्लिक साइक्लिक हो गया, ठीक है। तो बेसिकली एलिसाइक्लिक मीन साइक्लिक। एलिसाइक्लिक और असाइक्लिक में कंफ्यूजन हो सकती है। असाइक्लिक इज नॉट अ साइक्लिक, एलिसाइक्लिक मीन्स साइक्लिक। बस साइक्लिक को फर्दर डिवाइड करने के लिए, क्योंकि एरोमेटिक अभी हमने नहीं पढ़ा ना, तो जब एरोमेटिक पढ़ लेंगे ना तब समझ में आएगा कि एरोमेटिक एक डिफरेंट टाइप का कंपाउंड होता है, और एलिसाइक्लिक और एलिफेटिक, एलिसाइक्लिक तो सिंपल जैसे ये है, इसको ये नॉर्मली जो हमने देखे हैं, जो भी हमने देखे हैं ना, वो सब रिंग वाले कंपाउंड जो भी हमने देखे हैं वो एलिसाइक्लिक और एलिफेटिक साइक्लिक होते हैं। बट एरोमेटिक अभी हमने पढ़े नहीं है, तो हम उसके बारे में अब कुछ नहीं बोल सकते, जब पढ़ लेंगे तब पता चल जाएगा।
ओके Yes, sir. चलो एरोमेटिक को भी देखो, एरोमेटिक के नीचे भी इसको डिवाइड कर देना, एरोमेटिक को भी, ठीक है। एरोमेटिक को भी हम होमोसाइक्लिक और हेटेरोसाइक्लिक में डिवाइड करते हैं, ठीक है भाई। बट अब एरोमेटिक पता ही नहीं है तो क्या ही करेंगे, बट एरोमेटिक के नीचे भी इसको भी डिवाइड कर देना होमोसाइक्लिक और हेटेरोसाइक्लिक में, ठीक है। जब पढ़ लेंगे फिर देखेंगे अच्छे से। तो अभी हम नहीं पढ़ेंगे एरोमेटिक के बारे में, पढ़ने को पढ़ भी सकते हैं बट अब मजा नहीं आएगा जब तक हम रेजोनेंस नहीं पढ़ेंगे ना। जब तक हमने रेजोनेंस के बारे में नहीं पढ़ा, रेजोनेंस एक फिनोमिनन होता है, जब तक हम उसके बारे में नहीं पढ़ागे तब तक एरोमेटिक कंपाउंड पढ़ना एक बेकार सी चीज हो जाएगी। पढ़ाने को मैं पढ़ा दूंगा, रट्टा मरवा दूंगा, बट एरोमेटिक बेकार हो जाएगा, ठीक है। तो एरोमेटिक तभी पढ़ेंगे जब हम वो पढ़ चुके होंगे, क्या बोलते हैं इसको, रेजोनेंस पढ़ चुके होंगे, ठीक है भाई। एक सिंपल सा इसका क्वेश्चन करते हैं इन द फॉर्म ऑफ मैच द कॉलम। एक मैच द कॉलम करते हैं जो कि जेई एडवांस में आता होता है कई बार। तो इसमें क्या है ना, ए कंपाउंड है, लिखते जाओ साथ साथ में। क्या करना है इसमें, मैच द कॉलम किया है कभी, किया ही होगा आई थिंक। कि ए का बताना क्या क्या हो सकता है, पी क्यू, पांचों भी हो सकते हैं, कोई एक भी हो सकता है, दो भी हो सकते हैं, तीनों भी हो सकते हैं। फिर वैसे बी का बताएंगे, पी क्यू आर एस टी में क्या क्या है, वैसे सी का बताएंगे, फिर डी का बताएंगे। पता है ना, किया होगा क्वेश्चन आई थिंक पहले कभी भी। करो इसको जल्दी से। डन सर। हो गया, सबका हो गया। नहीं सर। नहीं सर।
जल्दी करो। हो गया सबका? अब डिस्कस करते हैं, बहुत टाइम हो गया अब तो। ठीक है, चलो ए की बात करूं अगर, तो ए जो है देखो, सैचुरेटेड तो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि पाई बॉन्ड आ गया तो अनसैचुरेटेड हो गया, तो अनसैचुरेटेड तो होगा तो क्यू आ जाएगा इसका। होमोसाइक्लिक बोलने का कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि साइक्लिक ही नहीं है। ठीक है ना, साइक्लिक होगा तभी तो होमोसाइक्लिक होगा। होमोसाइक्लिक हेट्रोसाइक्लिक का तो कोई लॉजिक ही नहीं बनेगा। होमोसाइक्लिक हेट्रोसाइक्लिक वो होगा जो कम से कम पहले साइक्लिक तो हो। ठीक है, हाइड्रोकार्बन, ऑब्वियसली हाइड्रोकार्बन तो है ही। हाइड्रोकार्बन मींस कंपाउंड ऑफ हाइड्रोजन एंड कार्बन, तो इसका क्या हो जाएगा, ए का क्या हो जाएगा, क्यू और टी। बी का देखते हैं भाई। बी की बात करूं तो मैं सिंपली आंसर लिख देता हूं, फिर जिसको भी किसी में भी डाउट हो ना वो पूछ लेना। बी हो जाएगा पी आर टी, सी हो जाएगा पी, डी हो जाएगा पी एस, और ई हो जाएगा पी आर टी। बोलो किसी में दिक्कत है किसी को तो बोलो। सर बी में पी क्यों होगा? बी में पी क्यों होगा भाई, सैचुरेटेड तो हो ना। सैचुरेटेड का मतलब है दैट कंपाउंड विच इन विच ओनली सिग्मा बॉन्ड्स आर प्रेजेंट। यहाँ पे सिग्मा ही बॉन्ड देते हैं। सैचुरेटेड का मतलब ये नहीं है कि वो असाइक्लिक है, ऐसा कुछ नहीं होता। ठीक है, सैचुरेटेड का सिंपल मतलब ये है कि इसमें कोई भी पाई बॉन्ड नहीं है। तो सी में टी क्यों नहीं है? और बोलो कोई कंफ्यूजन? सी में कौन क्यों नहीं है, टी क्यों नहीं है? इट इज नॉट अ हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन मींस compounds of only carbon and hydrogen. Here oxygen is also present, ऑक्सीजन भी प्रेजेंट है इसमें, तो हम इसको हाइड्रोकार्बन नहीं बोल सकते। सर ई, एनीथिंग एल्स? सर ई में तो एक पाई बॉन्ड है ना, तो उसमें क्यों होना चाहिए था? हाँ सॉरी सॉरी सॉरी, हाँ क्यू, बिल्कुल सही बोला, क्यू होगा इसमें तो। इसमें क्यू आर टी होगा। हाँ सही है। और कुछ कंफ्यूजन? सॉल्व्ड? यस सर। सही है सब कुछ? ये चलो स्क्रीनशॉट लो, जल्दी से आगे बढ़े। चलो ठीक है। अब नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे आईयूपैक नोमेनक्लेचर। पहले सब बेसिक्स कर रहे थे, अब जो मेन चैप्टर था हमारा जिसका नाम ही आईयूपैक था, तो उसका अब डिस्कशन करेंगे, आईयूपैक नोमेनक्लेचर। ठीक है, तो बेसिकली आईयूपैक इसकी फुल फॉर्म तो एग्जैक्टली मेरे को भी नहीं याद आ रही, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्रैक्टिकल एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, ऐसा कुछ है आई थिंक। ठीक है, प्रैक्टिकल एंड अप्लाइड केमिस्ट्री इंटरनेशनल यूनियन ऑफ। ठीक है, तो एक प्योर एंड ऑर्गेनाइजेशन है अप्लाई। बेसिकली। हाँ प्योर एंड अप्लाइड, सॉरी, हाँ प्योर एंड अप्लाइड। तो बेसिकली एक ऑर्गेनाइजेशन है, तो मेरे को भी कम ही याद रहता है ये सब, ये सब चीजें याद करने वाला। ठीक है,
तो बेसिकली एक ऑर्गेनाइजेशन है जिन्होंने मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को लिखने के कुछ रूल्स डिफाइन कर रखे हैं कि ये रूल्स तुम यूज करो और किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का नाम लिख दो। ठीक है, बस वो रूल्स हमें पढ़ने हैं। अब इसमें ना कई कई बच्चे बहुत पूछते हैं, सर इसमें लॉजिक नहीं समझ आ रहा है, इसमें क्यों ऐसा कर रहे हैं, इसमें लॉजिक वॉजिक इसमें कुछ नहीं है। जस्ट एक सेट ऑफ रूल्स है जो एक ऑर्गेनाइजेशन ने डिफाइन कर रखे हैं, हमें वो रूल्स याद करने हैं और वो रूल्स अप्लाई करके किसी भी कंपाउंड्स का नाम लिखना सीखना है। ठीक है भाई, इतना काम करना है हमें। ओके, अब वो काम करते हैं स्टार्ट। तो भाई कोई भी जो नाम है इसको ना आईयूपैक ने क्या कर रखा है ना, एक नाम को अलग अलग कैटेगरीज में डिफाइन कर रखा है। ठीक है, तो वो कैटेगरीज क्या है? सबसे पहले हमें लिखना होता है किसी भी नाम का सेकेंडरी प्रीफिक्स। सबसे पहले लिखना होता है सेकेंडरी प्रीफिक्स। ओके, या सेकेंडरी आएगा। ओके, सेकेंडरी प्रीफिक्स। उसके बाद आता है प्राइमरी प्रीफिक्स का क्या मतलब? जो पहले आना होता है, प्रीफिक्स पहले। ठीक है, प्राइमरी प्रीफिक्स। फिर आता है बीच में जो सेंटर, बिल्कुल सेंटर होता है, उसको हम बोलते हैं वर्ड रूट या रूट वर्ड, कुछ भी बोल सकते हो, वर्ड रूट बोलो। जस्ट सेंटर में जो होता है दैट इज वर्ड रूट। कोशिश करना जब इसको कॉपी में लिखो ना तो एक सिंगल लाइन में लिखना। यहाँ पे स्पेस की कमी थी इसलिए आई हैव टू गो टू अ सेकंड लाइन, बट तुम इसको एक स्ट्रेट लाइन में लिखने की कोशिश करना, वो बेटर रहेगा। तो ये जस्ट एक सेंट्रल पार्ट है नाम का जिसको हम वर्ड रूट बोलते हैं। वर्ड रूट से लेफ्ट हैंड साइड वाले को हम प्रीफिक्स बोलते हैं, वर्ड रूट से राइट हैंड साइड वाले को हम सफिक्स बोलते हैं। ठीक है, और प्रीफिक्स के भी दो पार्ट है, सेकेंडरी प्राइमरी। पहले हमने सेकेंडरी प्रीफिक्स लिखना होता है, देन प्राइमरी लिखना होता है। ठीक है, फिर वर्ड रूट के बाद फिर से हमने प्राइमरी सफिक्स लिखना है, एंड देन लास्ट में हमें लिखना है सेकेंडरी सफिक्स। ठीक है, तो ये जो पांचों चीजें हैं, ये पांचों चीजें मिलके हमारा पूरा नाम बनता है। ठीक है, ये पांचों चीजें मिलके हमारा पूरा नाम कंप्लीटली बनेगा। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इन पांचों चीजों को वन बाय वन डील करना है और इनको अनफोल्ड करना है और इनको डिटेल में पढ़ना है। जब पांचों चीजें हम डिटेल में पढ़ लेंगे तो हम किसी भी कंपाउंड का नाम लिख सकते हैं। ठीक है, तो वन बाय वन हर एक चीज को टारगेट करेंगे और साथ साथ में जितनी प्रैक्टिस होती जाएगी वो करते जाएंगे, और फिर हम जब हमें सब कंप्लीट हो गया तो हम किसी भी कंपाउंड का इजिली नाम लिख सकते हैं। ठीक है, तो अभी मैं नहीं बता रहा इस पर्टिकुलर चीज में कि किसका क्या मतलब होता है, क्योंकि फिर वो कंफ्यूज हो जाओगे तुम। ठीक है, तो डायरेक्टली जब हम वन बाय वन इसको डिस्कस करते हैं तभी मैं इसको बताता जाऊंगा कौन सा पोर्शन हमें क्या बता रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है उसको डिस्कस करते हैं, दैट इज वर्ड रूट। ये वर्ड रूट जो होता है ये क्या करता है? इट गिव्स इंफॉर्मेशन, it gives information about number of carbon atoms। वर्ड रूट हमें भी क्या इंफॉर्मेशन देता है? वर्ड रूट हमें इंफॉर्मेशन देता है कि किसी भी कंपाउंड में कितने कार्बन आइटम्स प्रेजेंट है। ठीक है, उसमें टोटल नंबर ऑफ कार्बन आइटम्स कितने प्रेजेंट है। ठीक है, अब वो हमें पता कैसे लगेगा कि टोटल नंबर ऑफ कार्बन आइटम्स कितने प्रेजेंट है? ठीक है, तो वो देखो, जब कार्बन आइटम्स एक होगा, एक कार्बन आइटम होता है तो उसको हम बोलते हैं मिथ, मिथ दो होते हैं तो इथ बोलते हैं। और आई थिंक ये तुमने 10th क्लास में भी पढ़ा होगा इसके बारे में, है ना? पढ़ा था ना, याद आ रहा है? Yes, sir. प्रोप चार हो तो ब्यूट बोलते हैं। और अब मैं पूरा लिखूंगा नहीं बिकॉज ये सब शीट में मेंशन है, तुम्हारी शीट में देख सकते हो, एनसीईआरटी में देख सकते हो, हर जगह मेंशन है। ठीक है, तो देख लेना एक बार, सबका दे रखा है डिटेल। 10 का होता है डेक, फिर आगे भी याद रखना। ठीक है, 10 तक इसको सीमित मत रखना। 11 का भी याद रखना, 11 को बोलते हैं अनडेक। फिर आगे 12 को डो डेक, ट्राई डेक, टेट्रा डेक, ऐसे चलता जाता है। एक बार इसको देख लेना शीट में या फिर एनसीईआरटी में कहीं भी मेंशन होगा, तो इसको मतलब 11 से लेकर 20 तक देख लेना। ठीक है, आगे ऐसे चलता रहेगा, डेक, कंडेक,
डॉट एक्स ट्राइड एक्स ऐसे चलता रहेगा, इसको देख लेना एक बार। तो ये वर्ड रूट तुम्हें याद होने चाहिए। सबसे पहला काम तो आज का होमवर्क यही है कि तुम्हें वर्ड रूट सब याद होने चाहिए। ओके, वर्ड रूट हमें क्या बताता है? इट गिव्स द इंफॉर्मेशन अबाउट द नंबर ऑफ कार्बन। अगर एक कार्बन आइटम है तो मिथ, दो है तो इथ, ठीक है। तो ये हमें बेसिकली कार्बन आइटम्स के बारे में इंफॉर्मेशन देता है। इतना क्लियर है? आगे बढ़े। यस Yes, sir. स्क्रीनशॉट लो जल्दी से। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इसमें प्राइमरी सफिक्स। ठीक है, प्राइमरी सफिक्स में क्या है भाई? ये हमें किसके बारे में बताता है? तो ये बताता है इट गिव्स इंफॉर्मेशन about saturation and unsaturation, about saturation and unsaturation। तो बेसिकली प्राइमरी सफिक्स हमें किस बारे में बताता है कि किसी भी कंपाउंड में सैचुरेशन है या अनसैचुरेशन है, कितनी अनसैचुरेशन है, कितनी सैचुरेशन है, मतलब बेसिकली सैचुरेशन और अनसैचुरेशन के बारे में बताता है। ठीक है, बताता कैसे है? अगर सिंगल बॉन्ड हो तो उसके लिए हम जो प्राइमरी सफिक्स यूज करते हैं दैट इज एन। अगर डबल बॉन्ड हो उसके लिए हम प्राइमरी सफिक्स इन यूज करते हैं, और अगर ट्रिपल बॉन्ड हो, अगर ट्रिपल बॉन्ड हो तो उसके लिए हम प्राइमरी सफिक्स आइन यूज करते हैं। तो सिंगल बॉन्ड के केस में एन यूज करेंगे, डबल के केस में इन यूज करेंगे, ट्रिपल के केस में आइन यूज करेंगे। और अगर दो डबल बॉन्ड है, अगर दो डबल बॉन्ड है तो उस केस में डाई इन यूज करते हैं। और अगर दो ट्रिपल बॉन्ड है तो उसके केस में डाई आइन यूज करते हैं। ठीक है, और अगर मान लो तीन होंगे तो ट्राइन, ऐसे टेट्राइन, ठीक है, पेंटाइन वो होता है। मतलब दो के लिए मैंने बता दिया तो अंडरस्टूड है कि तीन के लिए ट्राई टेट्रा ऐसे चलता रहता है, पेंटा हेक्सा, ठीक है, वो सब चलता रहता है। अगर मान लो डबल बॉन्ड भी हो और ट्रिपल बॉन्ड भी हो, ठीक है, डबल बॉन्ड भी हो ट्रिपल बॉन्ड भी है, तो उसके लिए हम यूज करते हैं इन आइन। ठीक है, मतलब एक्चुअल में इसको मैं थोड़ा सा ओपन करके बताता हूँ। डबल के लिए क्या यूज करेंगे? इन, प्लस ट्रिपल के लिए क्या यूज करेंगे? आइन। बट इन दोनों को जब मिक्स करते हैं ना आपस में, तो जब भी दो, ये ऑर्गेनिक का सबसे बड़ा रूल है आयुपैक में कि जब भी दो वोवल्स आपस में टकराते हैं ना, सॉरी दो वोवल्स क्या बोल रहा हूँ, हाँ दो वोवल्स क्या बोल रहा हूँ, इसमें दो वोवल्स वाला नहीं, इसमें रूल लगेगा, इसमें दो वोवल्स वाला रूल नहीं लगेगा। इसमें सिंपल याद रखो, इसको इन और आइन को जब इकट्ठा करके लिख देते हैं ना तो तब ऐसे लिख देते हैं इन आइन। इतना याद रखो, इन और आइन को जब इकट्ठा करके लिख देते हो कैसे लिख देते हैं? इन आइन। तो अभी थोड़ा सा तुम्हें ऑकवर्ड लगेगा कि ये क्या चल रहा है क्या नहीं, बट एक बार हम नाम लिखना स्टार्ट करेंगे ना, एक बार एग्जांपल से लेना स्टार्ट करेंगे तो सब चीजें क्लियर होती जाएंगी। अभी जस्ट इंफॉर्मेशन ग्रास्प करो कि सिंगल बॉन्ड हो तो एन यूज करते हैं, डबल इन ट्रिपल आइन, दो डबल हो तो डाई आइन, तीन हो तो ट्राई आइन, चार हो तो टेट्रा, ऐसे ही दो ट्रिपल बॉन्ड है तो डाई आइन, ऐसे ऐसे करके। और अगर दोनों डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड एक साथ में आ जाए तो इन आइन, बट इसको दोनों को इकट्ठा लिखने के लिए हम यहाँ से ई हटा देते हैं और क्या बन जाता है? इन आइन। इन आइन। ओके, ठीक है, इतना क्लियर है भाई? सर अगर तीनों बॉन्ड आ गए तो? क्या? सर अगर तीनों टाइप के बॉन्ड आ गए तो कुछ नहीं कर? तीनों टाइप के? अब देखो देखो, अच्छा अच्छा, वो मतलब तुम बोल रहे हो कि सिंगल भी है, डबल भी, ट्रिपल भी है। उसके लिए क्या करना है मैं बताऊंगा, अभी उसको जस्ट होल्ड में रखो। जो भी तुम्हें इसमें क्या है ना, जो भी डाउट्स आ रहे हैं ना, वो होल्ड में रखने पड़ेंगे तुम्हें, क्योंकि अभी मैं वो क्लियर नहीं कर पाऊंगा। ठीक है, ओके सर। रहेगा अपना। ठीक है,
तो चलो एक काम करते हैं, एक दो एग्जांपल ले ही लेते हैं, फिर तुम्हें अच्छे से क्लियर हो जाएगा थोड़ा। एक दो एग्जांपल लेके देखते हैं, ठीक है। तो एग्जांपल के तौर पे जैसे मान लो इस कंपाउंड का मेरे को नाम लिखना है, तो इसका नाम कैसे लिखूंगा? आप देखो मेरे को तो पूरे सीक्वेंस में चलना है, क्योंकि अभी मैंने सब चीजें पढ़ी नहीं है, ठीक है। तो अभी जो जो पढ़ी है सब उसके हिसाब से नाम लिखो, ठीक है ना। जब हमने सारी चीजें नहीं पढ़ी तो मैं तुम्हें जो भी एग्जांपल दूंगा, बेसिकली जो भी एग्जांपल करने के लिए बोलूंगा, मैं उसमें वही चीजें डालूंगा जिसकी मेरे को जरूरत है। मेरे को प्राइमरी प्रीफिक्स अगर नहीं, सेकेंडरी प्रीफिक्स की जरूरत नहीं है, तो मैं इस मतलब एग्जांपल में वो नहीं रखूंगा, क्योंकि अभी हमने वो पढ़ा ही नहीं है। तो जो जो चीजें पढ़ी है मैं उसी को रखूंगा। तो अभी हमने सिर्फ वर्ड रूट पढ़ा है, प्राइमरी सफिक्स पढ़ा है, सेकेंडरी सफिक्स भी नहीं पढ़ा, प्राइम प्रीफिक्स तो पढ़ा ही नहीं है, ठीक है। तो बेसिकली उसी का यूज करो। तो सीक्वेंस में देखोगे तो सबसे पहले वर्ड रूट आ गया, क्योंकि बाकी तो हमने पढ़ा ही नहीं है। तो वर्ड रूट, इसमें 2 कार्बन है, तो वर्ड रूट कौन सा यूज करेंगे? इथ। फिर इसमें सिर्फ सिंगल बॉन्ड है तो क्या लगा देंगे? एन। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? इथेन, ठीक है। अब अगर इसका नाम लिखना है मेरे को, इसका नाम लिखना है फॉर एग्जाम्पल, तो देखो जब भी देखो, चाहे डबल बॉन्ड, जब डबल बॉन्ड आ गया ना तो साथ में सिंगल बॉन्ड भी होना अगर, तो तब हम ऐसे नहीं नाम लिखेंगे। तब मतलब ये कंफ्यूजन दूर करता हूं तुम्हारी, इसमें कितने पहले वर्ड रूट लिखो, इसके कितने नंबर ऑफ कार्बन एटम्स? प्रोप 3। तो अब इसका नाम हम ऐसे नहीं लिखेंगे कि इसमें तो डबल बॉन्ड, इसमें सिंगल बॉन्ड भी है और डबल बॉन्ड भी है, तो इसका नाम हम ऐसे नहीं लिखेंगे कि एन भी आएगा और इन भी आएगा, ठीक है। ये गलत हो जाएगा, ऐसे नहीं लिखना इसको। जब भी डबल बॉन्ड आ जाए या ट्रिपल बॉन्ड आ जाए तो सिंगल बॉन्ड को भूल ही जाओ, ठीक है। सिंगल बॉन्ड को हमें मेंशन करने की जरूरत नहीं है, वो हमें ऑटोमेटिकली पता चल जाता है। वो कैसे पता चल जाता है? वो आगे चल के तुम्हें पता चलेगा, ठीक है, कि पता कैसे चल गया कि इसमें सिंगल बॉन्ड तो है ही, ठीक है। वो पता चल जाएगा, बट वो आगे चल के मैं बताऊंगा कि पता कैसे चलेगा, ठीक है। तो अभी जस्ट ये देखो कि 3 कार्बन एटम्स है तो प्रोप लिख दिया। अब एक डबल बॉन्ड है तो उसके लिए हम क्या लिख देंगे? प्रोपीन। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? प्रोपीन। इसका नाम क्या हो जाएगा? प्रोपीन। अब चलो ये भी कंफ्यूजन दूर कर देता हूँ कि ये इसमें पता कैसे चलेगा कि एक सिंगल बॉन्ड भी है। तो प्रोपीन नाम जो है बेसिकली, अब यहाँ पे अगर यहाँ भी डबल बॉन्ड होता, फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ भी डबल बॉन्ड होता, तो मेरे को डाई इन लिखना पड़ता, ठीक है ना। डाई इन लिखना पड़ता, मैं इन नहीं लिख सकता था। इन लिखने का मतलब है कि एक ही डबल बॉन्ड है, ठीक है भाई। इन लिखने का मतलब क्या है? कि एक ही डबल बॉन्ड है। तो अगर बेसिकली 2 डबल बॉन्ड होते तो मैं डाई इन लिखता। तो अब यहाँ पे इन लिखने से मेरे को ये कंफर्म हो गया कि एक ही डबल बॉन्ड है, तो ऑब्वियसली दूसरा जो बॉन्ड होगा वो सिंगल ही तो होगा। तो हमें मेंशन करने की अलग से जरूरत नहीं होती एन। वो अंडरस्टूड होता है कि जो बॉन्ड बच गया है बेसिकली, जिसमें डबल बॉन्ड नहीं है, वो तो सिंगल ही होगा ना। तो इसलिए हम जब भी डबल या ट्रिपल बॉन्ड आ जाए तो एन लिखने की जरूरत नहीं होती, हमें सिंपली इन और आइन पे फोकस करना होता है, ठीक है। बट सर वो समझ ट्रिपल में भी आ हो रही है इतनी सकता है बात ना? या नहीं? तो ट्रिपल जब होगा तो आइन लिखूंगा मैं, फिर मेरे को आइन लिखना पड़ेगा, ठीक है। अगर वो ट्रिपल होता तो मेरे को आइन लिखना पड़ता, वहां पे आइन भी नहीं लिखा तो कुछ नहीं लिखा, तो मतलब सिंगल। ट्रिपल होगा तो आइन लिखना पड़ेगा, डबल होगा तो इन लिखना पड़ेगा। अंडरस्टूड? बोलो, क्लियर हुई ये चीज? यस सर। यस सर। यस ना? सर। तो ये इतनी ठीक है, इतना क्लियर है, इतना स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे बढ़ते हैं। चलो अब जिस इसमें एक ना और एग्जांपल लेते हैं, चलो। अब चलो रहने दो यार, फिर ना, क्योंकि वो फिर पूरा बताना पड़ जाएगा, चेन मेन चेन लेनी होती है ये सब, वो अभी मैं उस पर जाना नहीं चाहता, ठीक है। इसको अभी यहाँ तक ही रहने दो, ठीक है। अभी नेक्स्ट डिस्कस करते हैं
दैट इज थर्ड कर लो, थर्ड ले लो, इसमें सेकेंडरी सफिक्स। सेकेंडरी सफिक्स बहुत जल्दी डिस्कस कर रहे हैं, इसको रहने दो फिलहाल। प्राइमरी, चलो प्राइमरी प्रीफिक्स करते हैं। देखो अभी जो भी मैं ये डिस्कस कर रहा हूँ ना, इसको बहुत छोटे लेवल पे डिस्कस करूंगा, ठीक है ना। ये एक बार जस्ट इसको ना, ये जो भी थे प्राइमरी प्रीफिक्स, सेकेंडरी प्रीफिक्स, वर्ड रूट, ये पांचों चीजें जो भी थी, एक बार तो इसको सिंपली मैं ना एक बार जस्ट थोड़ा थोड़ा अनफोल्ड करूंगा, ज्यादा नहीं कर सकता, क्योंकि ज्यादा करने से पहले ना मेरे को एक इसके रूल्स पढ़ने हैं, मेरे को अभी इसके रूल्स अच्छे से करने हैं। जो इसके रूल्स है ना, नेम लिखना कैसे है एक्चुअल में, कोई भी कंपाउंड है उसको नाम लिखना कैसे है, पहले मेन चेन सिलेक्ट करनी होती है, फिर ये देखना होता है, फिर ये देखना होता है नंबरिंग कहाँ से करनी है, ये बहुत सारी चीजें होती हैं। तो वो जब हम करेंगे ना डिटेल में, तब इसको और अच्छे से अनफोल्ड करेंगे। बट अभी जस्ट मैं थोड़ा थोड़ा इसमें आइडिया दूंगा कि ये होता क्या है, प्राइमरी प्रीफिक्स ये सब, ठीक है। तो अभी इसमें पूरे डिटेल में जाने की हमें जरूरत नहीं है। तो प्राइमरी जो प्रीफिक्स है, प्राइमरी प्रीफिक्स की बात कर रहा हूँ, ठीक है भाई। प्राइमरी प्रीफिक्स किसके बारे में बताता है? इट इज यूज्ड फॉर साइक्लिक कंपाउंड, इट इज यूज्ड फॉर साइक्लिक कंपाउंड। ये साइक्लिक कंपाउंड के लिए यूज होता है, ठीक है। मतलब कंपाउंड साइक्लिक है या नहीं है उसके लिए यूज होता है प्राइमरी प्रीफिक्स, ठीक है। वो चीज बताने के लिए प्राइमरी प्रीफिक्स यूज होता है, ओके। तो इसमें देखो भाई, कौन सा प्रीफिक्स यूज करते हैं हम? साइक्लो, साइक्लो और बाईसाइक्लो को भी यूज करते हैं। बाईसाइक्लो कब करते हैं वो भी हम कब करेंगे डिटेल में, कि बाईसाइक्लो कब यूज करते हैं। जब बाईसाइक्लिक कंपाउंड्स की बात होती है तब बाईसाइक्लो भी यूज होता है, ठीक है। अभी जैसे इतना मत सोचो, बस हम इतना याद रखो कि ये साइक्लिक कंपाउंड्स को बताने के लिए शो होता है, ठीक है, साइक्लो और बाईसाइक्लो, ठीक है। अभी मैं इसको ज्यादा डिटेल में नहीं लेके जाना चाहता, ठीक है। वो मैंने उसको थोड़ा सा बता दिया था प्राइमरी सफिक्स को, बट अभी मैं इनको ज्यादा डिटेल में नहीं, बस इतना याद रखो ये साइक्लिक कंपाउंड्स को बताने के लिए होता है, और इसके लिए जो प्रीफिक्स यूज होता है दैट इज साइक्लो या बाईसाइक्लो। बाईसाइक्लो बाईसाइक्लिक कंपाउंड्स के लिए यूज होता है, ठीक है। बस इतना, ज्यादा डिटेल में नहीं अभी करेंगे। फोर्थ जो है दैट इज सेकेंडरी प्रीफिक्स। सेकेंडरी प्रीफिक्स किसको बताने के लिए होता है? तो सेकेंडरी प्रीफिक्स किसके बारे में इंफॉर्मेशन देता है? इट गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट सब्स्टिट्यूएंट। सब्स्टिट्यूएंट, अब ये सब्स्टिट्यूएंट क्या है भाई, ये अभी मैं नहीं बता सकता, ठीक है। सब्स्टिट्यूएंट क्या होता है ये मैं अभी बता ही नहीं सकता, ठीक है ना। तो जब प्रॉपर रूल्स पे हम चलेंगे तब मैं बता पाऊंगा इसको, बट अभी जस्ट इतना याद रखो कि it gives information about the substituent। अभी ये याद रखो कि word root gives information about the number of carbon atoms, primary prefix gives the information about the cyclic compounds, and primary suffix gives the information about unsaturation and saturation, and secondary prefix gives information about the substituent, ठीक है। अभी इतना याद रखो, क्या होता है क्या नहीं इसको डिटेल में बाद में डिस्कस करेंगे। तो इट गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट सब्स्टिट्यूएंट, ठीक है। सब्स्टिट्यूएंट्स आर ग्रुप, ये ग्रुप होते हैं भाई, which are present at मेन कार्बन चेन, ठीक है। तो बेसिकली अभी हमें ये भी नहीं पता मेन कार्बन चेन क्या होती है, तो इसको ज्यादा डिटेल में मैं बता ही नहीं सकता। बट क्या होता है ना, जो भी कंपाउंड होता है उसमें एक मेन कार्बन चेन होती है, उस मेन कार्बन चेन में जो भी लगा होता है ना उसको हम सब्स्टिट्यूएंट बोलते हैं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं थोड़ा सा चलो बता ही देता हूँ। मान लो एक चेन है ऐसे कार्बन की, और इसमें ये ऐसे लगा हुआ है, एक ये ऐसे लगा हुआ है, तो हमें क्या करना होता है ना, एक मेन चेन सिलेक्ट करनी होती है। अब ये मेन चेन किस हिसाब से सिलेक्ट करनी होती है ये हम बाद में डिस्कस करेंगे, बट फॉर एग्जांपल मैंने ये मेन चेन सिलेक्ट कर ली, ये एक चेन सिलेक्ट कर ली मैंने, ठीक है। तो ये जो एक चेन सिलेक्ट कर ली, ये जो मैं जैसे ये ग्रुप मैं सिलेक्ट नहीं कर पाया, ये जो ग्रुप मैं सिलेक्ट नहीं कर पाया, वो ग्रुप जो मेन चेन में सिलेक्ट ना हो, वो उन ग्रुप्स को हम सब्स्टिट्यूएंट्स बोलते हैं,
ठीक है भाई। तो अभी जस्ट ज्यादा मैं जस्ट थोड़ा सा बताना था, इसको बाद में डिस्कस करेंगे अच्छे से, बस अभी इतना याद रखो, ठीक है, कि सेकेंडरी प्रीफिक्स हमें किसके बारे में बताता है, सब्स्टिट्यूएंट के बारे में बताता है, ठीक है। सब्स्टिट्यूएंट्स आर द ग्रुप व्हिच आर प्रेजेंट एट मेन कार्बन चेन, ठीक है भाई, क्लियर है यहाँ तक? Yes, sir. यस सर। चलो यस सर। चलो आज यहाँ तक ही रहने देते हैं, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो इसका, और नेक्स्ट यहाँ से आगे डिस्कस करेंगे चीजों को, ठीक है। और शीट में अब देख लेना क्वेश्चंस कर पाओ, आई थिंक कर पाओगे आप काफी हद तक, ठीक है। तो शीट में क्या है ना, क्वेश्चंस करते जाओ, हम शीट डिस्कस कर लेंगे, एक बार चैप्टर के बीच में कर लेंगे और एक बार चैप्टर के लास्ट में कर लेंगे जब पूरी शीट हो जाएगी, ठीक है। डेली नहीं करेंगे कि क्योंकि वो फिर टाइम थोड़ा वेस्ट होता है, तो डेली करने का कोई फायदा नहीं है। एक बार थोड़ा क्वेश्चन भी कवर हो जाए ताकि कुछ क्वेश्चंस भी हो जाएं, ठीक है। Yes, sir. चलो चलो फिर आज यहीं तक, Bye, sir. Bye, sir. ओके बाय बाय। बाय सर। बाय सर।